ओके जी, तो सो फार हमने अपने रिपोर्ट के कंटेंट्स में से हमने वही बाइफरकेशन भी सीखी थी कि कौन से कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कब आती हैं और कब नहीं आती। तो मुझे बताओ, क्या की ऑडिट मैटर जो हमने लास्ट क्लास में किया था, क्या वो फंडामेंटल मैटर होता है या मोस्ट फंडामेंटल? अच्छा, कोई आपसे पूछे कि हाउ यू गाइज आर गोइंग टू डिटरमाइन द मोस्ट फंडामेंटल मैटर, तो जो मैं पूछूंगा वो बताएगा। जानिए, आप बताते हो कि मोस्ट फंडामेंटल मैटर कैसे पता लगता है? वैसे ही सोचो, थोड़ा सा प्रेशर दिमाग पे, कोई मसला नहीं। मोस्ट फंडामेंटल मैटर कैसे पता लगता है? हाँ, ऑडिटर का वक्त जिस पे सबसे ज़्यादा लगा हो, सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन लगी हो, तो उसको हम कहते हैं, वो हमारे लिए कौन सा मैटर होगा? अच्छा, उस पे सोने पे सुहागा। क्या हमारा अटेंशन नॉर्मल चीज़ों पे लगता है या सिग्निफिकेंट रिस्क पे? तो जहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क होता है वहाँ पे हमारा नॉर्मली अटेंशन ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में तो ये लिखा हुआ है, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटेड प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें एक और चीज़ बस आपने ऐड करनी है कि ये जो की ऑडिट मैटर है ना, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में दिया जाता है। कौन सी कंपनीज में? लिस्टेड कंपनी में। अच्छा, कहा यह गया कि यार बाकी कंपनीज में क्यों नहीं दिया जाता? तो जवाब ये आया कि भाई क्योंकि लिस्टेड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए उनको बताना वाजिब हो जाता है कि पूरे ऑडिट के अंदर हमारा जो सिग्निफिकेंट अटेंशन है वो इन मामलात पे था। तो फिर वो ये भी पूछेगा ना कि भाई ये मामलात पे क्यों था। तो हमने लिखा था यहाँ पे कि आप पहले बताएं कि वो आपके लिए की ऑडिट मैटर क्यों है और आपने उसको एड्रेस कैसे किया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये की ऑडिट मैटर is only applicable to, हाँ भाई, किस पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी। सर इसमें वो मैटर तो नहीं आएगा ना जिससे ओपिनियन मॉडिफाई हो, वो तो लॉजिकल बात है। अगर एक मैटर की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो गया तो वो यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो तो ओपिनियन में तो हम वैसे ही बता चुके होंगे, तो ये भी सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। क्लियर है भाई? चलें, ओके, ये भी बात समझ आ गई। अब एक और पैराग्राफ आता है जिसका नाम है अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, वैसे ही हमने वैसे पिछली क्लासेस में सीखा, एक व्यू दिया था, ओवरव्यू। मैंने कल आपको पीडीसीएल की, सर क्या गोइंग कंसर्न के रिलेटेड कोई चीज़ आ सकती है कैम में? आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। पर अगर वैसे तुमसे पूछा जाए कि मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न यहाँ आती है या ऊपर, उसका मामला अलग है, उसका अपना पैरा है, तो इसकी अपनी जगह है, उसको वहीं भी बताना है, अलग से बताने की कोई नीड नहीं है। चलें, ये भी बात समझ आती है। अब हमने कहा कि यार अब एक अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ आ गया, अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैंने कल आपको यानी लास्ट क्लास में आपको दिखाई थी कि ऑल टुगेदर एनुअल रिपोर्ट पीडीसीएल की, जिसमें फाइनेंशियल्स पे पहुंचने से पहले बीच में 10 चौरंगियाँ थी। अच्छा, वो 10 चौरंगियाँ क्या थी, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। कि वो डायरेक्टर रिपोर्ट थी, शरिया कंप्लायंस वगैरह, ये वो सारी बकवास हुई थी। उसके बाद जाके ऑडिट रिपोर्ट शुरू हुई और ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल्स थे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अदर इंफॉर्मेशन होती है उसमें डायरेक्टर्स बताते हैं कि हमारा जो करंट रेशो है वो इतना है। डायरेक्टर्स बताते हैं हमारी जो सेल्स ग्रोथ है वो इतने से हुई है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो ये है। अच्छा, आपको नहीं लगता ये सारी बातों की जानकारी एक ऑडिटर को भी होती है? ऑडिटर को भी होती है, और इस ऑडिटर ने इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल ऑडिट करते हुए देखी होगी। किसका ऑडिट करते हुए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यानी इसने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मद्देनज़र रखा होगा। अच्छा, अब ये भी बात समझ आती है। अब आगे समझते हैं। होता ये है कि आपको मैंने बिल्कुल क्लैरिटी से बताया कि आप ओपिनियन किसको देते हैं? एड्रेसी को, शेयर होल्डर को। किस पे देते हैं? और आपने बिल्कुल क्लैरिटी से बताया भी था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट, पीएनएल, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स आता है।
इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। ऑडिटर को ये कहा गया, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऑडिटर को ये कहा गया कि भाई आपके पास जब एनुअल रिपोर्ट आएगी ना, तो आप क्लाइंट को ये बोलते हो बिफोर पब्लिशिंग अदर इंफॉर्मेशन, आप मेरे साथ वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यानी ये सारी क्या ही अदर इंफॉर्मेशन है जो कहाँ मौजूद होती है, वापस से तुम्हें एक एक करके तो फिक्स करना है ना दिमाग में। देखो ये सारी अदर इंफॉर्मेशन है जो कहाँ फिक्स हुई हुई होती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फिक्स हुई हुई होती है। बट मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि वो ड्राइव कहाँ से होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कहाँ से होती है? अच्छा, मैं अदर इंफॉर्मेशन पे बाखुदा रिपोर्ट नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ ये कहा गया ऑडिटर भाई आप सिर्फ एक काम करें। मैंने कहा क्या काम करूं? उसने बोला आप काम ये करें, आप जो है ना इस करंट रेशियो को देखें और देखें क्या एफएस के अंदर जो रेशियो आ रहा है वो ये बन रहा है या नहीं बन रहा। कहानी सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस रेशियो को देखें कि क्या जो यहां पे रेशियो बन रहा है वो बनता है या। अच्छा, सेल्स ग्रोथ जो वो बता रहे, डायरेक्टर बोल रहा हमने इतने परसेंट जो सेल को आ दिया, इतनी परसेंट इंक्रीज हो गई, इतने नए कस्टमर आ गए, तो आपको नए कस्टमर की नॉलेज नहीं होगी कि इतने नए कस्टमर आ गए, होगी ना आपको नॉलेज। अच्छा वो कैसे होगी भाई, आपने ऑडिट किया था, एनालिटिकली देखी थी चीजें, आपने बोला होगा ना सेल्स क्यों बढ़ गई, बोलेगा नए कस्टमर आए, तो आप बोलेगा नए कस्टमर की ऑनबोर्डिंग दिखा दो, ये सारी बातें आपको पता होंगी। अच्छा, सेल्स ग्रोथ हो गई, कस्टमर ग्रोथ हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी है, सारी चीजें आपको पता है, एक एक करके आप चेक कर रहे हो। भाई ऑडिटर कह रहा है मेरी जिम्मेदारी क्यों है, मैं तो ओपिनियन किसके बेस पे देता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो ऑडिटर को कहा गया कि ये जो आप हरकत कर रहे हैं ना कंपैरेबिलिटी की, वो इसलिए कर रहे हैं पहली चीज देखने के लिए कि क्या कोई चीज इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, क्या कोई चीज। अच्छा, अब इनकंसिस्टेंट विद व्हाट, विद एफएस और योर नॉलेज। बात समझिएगा, दोनों बड़ी अहम बातें हैं। आपने इन दोनों को कंपेयर किया, ये क्या कह रहा है सर, ये सब हम इंटरनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट के वक्त नहीं कर चुके होंगे। अच्छा भाई बड़ा जीनियस बच्चा है, ये भी वापस से बात कर लेते हैं इस पर। वो कह रहा है सर ये सब हम, ये रिपोर्ट हमें उसने पहले दिन पे दी थी डायरेक्टर्स वाली, या फाइनल के वक्त देता है। जो हमने इंटरनल कंट्रोल के पहले, तो आपने ये गलत मेरे को रेफरेंस दिया कि हम इंटरनल कंट्रोल में ये नहीं चीज़ें होती, इंटरनल कंट्रोल में तो एक्टिविटीज़ होती हैं, हाँ या नहीं। रिस्क असेसमेंट में तो मैंने सिर्फ रेशियोज कैलकुलेट किए थे। अच्छा अल्लाह की कसम, रिस्क असेसमेंट के वक्त जो रेशियो कैलकुलेट हुए वो बाद में चेंज भी हो सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, आप सही कराओगे बहुत सारी चीज़ें, तो क्या रेशियो वही रहेगा, बदल जाएगा। आपने भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बुक करा दिया, तो आपका रिसीवेबल सही रहेगा या कम हो जाएगा। अच्छा, तो आपका इंटरेस्ट कवर वगैरह सब चेंज हो सकता है ना। ये कौन कह सकता है कि यही वाली चीजें हमने रिस्क असेसमेंट के वक्त पे की थी? ऐसा तो नहीं है, वो तो की थी रिस्क असेसमेंट के लिए। अब हम जो फाइनल स्टेज पे पहुंचे हैं, हम देख रहे हैं कि मेरे एफएस जिसको मैं जिम्मेदार हूं, जिसका मैंने ऑडिट किया है, उसमें अगर करंट रेशियो आ रहा है, तो मेरा जो डायरेक्टर है वो क्या कह रहा है, भाई वो पब्लिश करने लगे हैं। तो आपका सवाल मुझसे ये होना चाहिए ना कि सर क्या कह रहा है, ये नॉलेज मीन्स वो जो हमने एफएस से पता किए। जी बेटा, हमारी नॉलेज ना जो हमने कहाँ से पता की होगी, ऑडिट करते वक्त आपको ये पता होगा कि कैपेसिटी इन्हांस हुई है नहीं हुई है, नए कस्टमर आए नहीं आए, टोटल कस्टमर कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी, करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, सब तुम्हें पता होगा। हम कह रहे हैं हम ऑडिट को लॉक कर चुके हैं। हमने क्लाइंट को ये कहा भाई बिफोर यू पब्लिश एनुअल रिपोर्ट, उसमें जो अदर इंफॉर्मेशन आ रही है पब्लिश करने से पहले आप मुझे देंगे। तो सामने से क्लाइंट कह रहा है कि भाई आपकी तो जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा एक वजह है जिसकी वजह से कर रहा हूं, वो वजह बताता हूं। वजह यह है, पहली इनकंसिस्टेंसी देखनी है बिटवीन एफएस एंड द अदर इंफॉर्मेशन, और दूसरा योर नॉलेज। अच्छा ये क्यों है, जरा देखो कैसे मैं हिट करता हूं आपके दिमाग पे इस बात को। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टर अगर बोले कि यार हमारे इतने कस्टमर्स हैं जबकि हमें ज़्यादा बताए गए थे, तो क्या 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 ये इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज से इनकंसिस्टेंट है? अगेन इट विल क्रिएट अ रिस्क।
एंड बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट यू विल स्टॉप। नहीं है बात समझ? ये आखिरी स्टेज है, फाइनल। आपको बोला ही जा रहा है भाई अदर इंफॉर्मेशन भी तो एक सबूत है ना जिसमें डायरेक्टर गवाही दे रहा है उन चीजों की जो एफएस में। एग्रीड? अच्छा, हुआ ये कि ऐसे बहुत बार होता है ना कि जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है ना तो पहले मैनेजमेंट बनाती है और फिर डायरेक्टर्स देखते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। तो मैनेजमेंट बना के पहले हमसे शेयर करती है, डायरेक्टर तो उस पर बाद में साइन करेगा ना, वो तो चीज़ें वेरीफाई करेगा, तभी हम कहते हैं पहले हमें दे दो बिफोर पब्लिशिंग। अच्छा, हमने उसमें देखा कि यार एक जगह जो कैपेसिटी है ना वो उन्होंने ज़्यादा बताई हुई है, जबकि असल में इतनी नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा एक करके, तो दिमाग खुला रखना। मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा ये कैपेसिटी क्यों तुमने ज़्यादा बताई है? उसने बोला सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमें पता, असल एविडेंस मेरे पास है कि एफएस में डिस्क्लोज हुई भी सही है, गलती कहाँ है? हम बोलेंगे ये एक अदर इंफॉर्मेशन का मसला है, हमारे एफएस का मसला नहीं है। तो हम इस पैराग्राफ में ये बोलते हैं कि ऑल्दो हमारी जिम्मेदारी इसके ऊपर ओपिनियन देना नहीं है, हम सिर्फ इसको कंपेयर करते हैं ये मेक श्योर करने के लिए कि ये एफएस से और हमारी नॉलेज से कंसिस्टेंट हो। और हमें कुछ नहीं पता लगा, वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। कब बोलूंगा ये? जब सही हो जाए। अच्छा, और अगर वो बोले यार मैं अदर इंफॉर्मेशन सही नहीं कर रहा पर आपके एफएस सही है, यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, नहीं आप साइन करोगे पर यहां बता दोगे, यहां बता दोगे कि एफएस गलत नहीं, अदर इंफॉर्मेशन गलत है। आप सिंपल ये बोलोगे कि अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट कंसिस्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज रिटन इज दिस, एक्चुअली इट इज दिस, बस। आप बोल रहे हो मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा इसमें, मैं कंपेयर कर रहा था, कंपेयर करते हुए कुछ पता लग गया तो बता दूंगा, नहीं पता लग गया बोलूंगा वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। बात समझ आ रही है? अगर कंपेयर करते हुए कुछ पता लग गया तो मैं क्या लिखूंगा? बता देंगे। क्या बताएंगे? जो मसला है बस स्टेट कर देंगे फैक्ट कि ये मसला है, इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो क्या बाकी बातें नहीं लिखूंगा? लिखूंगा कि बोलेंगे हम तो जिम्मेदार ऑडिट के लिए हैं और इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि एनुअल रिपोर्ट बनाए। अच्छा, मैनेजमेंट एनुअल रिपोर्ट बनाती है तो हम क्या करते हैं? कंसिस्टेंसी को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि क्या वो कंसिस्टेंट है विद माय नॉलेज इन द एफएस। इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी वी विल रिपोर्ट, पर डू यू फाइंड एनी इनकंसिस्टेंसी तो आप क्या रिपोर्ट करोगे या लिखोगे वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट? बस। अब एफएस पे ओपिनियन नहीं दे रहे, ओपिनियन ऊपर हो चुका है। बात समझ आ रही है? ओपिनियन ऊपर हो चुका है, ये सिर्फ कंपेयर किया जा रहा है सिर्फ एक चीज के लिए कि कोई चीज इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि उसमें यह भंड भी निकल के आ सकता है कि एफएस में मसला हो। अब एक और चीज, हम एक क्लाइंट का ऑडिट कर रहे थे तो हमें पता लगा कि यार अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि हमने अपने न्यू कस्टमर्स इतने से ग्रो किए हैं। अच्छा, वो ग्रोथ थी कम और हमें मैनेजमेंट में जब हम ऑडिट कर रहे थे तो उसने वेरीफाई कराई थी ज़्यादा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ क्या ये मेरी नॉलेज से इनकंसिस्टेंट है? अच्छा, मेरा यहाँ पे रिस्क ट्रिगर हो गया किस चीज़ का? सेल्स की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क। अच्छा, ओवर स्टेटमेंट क्यों कह रहे हैं आप? कम बताई हुई है तो वहाँ पे ज़्यादा थी। अच्छा, जब हमने इंक्वायर किया तो वाकई पता लगा कि वो कस्टमर एग्जिस्ट। अच्छा, आप गलती का है, अदर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं कह रहे? हमने वेरीफाई किया था। अच्छा, आप सुने, जब ये सारी कारनामे हो गए तो हमने मैनेजमेंट को ये कहा कि भाई बराए मेहरबानी एफएस को सही करो। अच्छा, अगर एफएस सही नहीं करता तो यहाँ बताएंगे ना, या ऊपर जाएंगे ओपिनियन में जाएंगे? पक्की बात है, जाएंगे वहाँ पे, क्लैरिटी है। तो यानी अब पहले देखना ना गलती का है, यही तो पहुंचना था। अगर एफएस में गलती है तो सीधी सी बात है मेरा ओपिनियन इफेक्ट हो जाएगा। एग्रीड है यहाँ तक? पक्की बात है? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ, बात समझ आती है? जल्दी से ओके, वेरी गुड। तो पहले बताओ क्या अदर इंफॉर्मेशन का पैरा समझ आता है? अच्छा, आकिफ अली कह रहे हैं नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया मेरा भाई, ये बता दे जल्दी से। आकिफ भाई, कोई स्पेसिफिक बात या जो मैंने शुरू से बकवास की है वो पूरी, जल्दी से। भाई क्या मर गया क्या लिख के ये बात? अगर एफएस में गलती है तो ओपिनियन इफेक्ट होगी। हो इतनी कॉम्प्लेक्स बात इसको नहीं समझ आई। ये कह रहा है अगर एफएस में गलती है तो ओपिनियन कैसे इफेक्ट होगा? भाई सबसे पहले मुसीबत किस चीज पे होती है? ओपिनियन पे। तो अगर आपको आज ये बात पता लग गई कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही
नहीं है, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रेवेन्यू उसके अंदर जो है वो ओवर स्टेट हुआ हुआ है। तो जब रेवेन्यू उसके अंदर ओवर स्टेट हुआ हुआ है तो आप ये कहेंगे कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। यही हम बताना चाह रहे हैं, ये कर ही इसीलिए रहे थे। देखो एक तो आप ये बोलते हो ना कि भाई मैं एक तो कंसिस्टेंसी देखूंगा, पहले तो मैं शुरू यहां से करता हूं कि हम इस पे ओपिनियन कोई नहीं देते, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं ताकि हमें क्या पता लग सके, कोई इनकंसिस्टेंसी हो, अगर पता लगेगी तो आपको बता देंगे, उससे मेरे एफएस का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ अगर एफएस में कोई ताल्लुक होगा तो फिर वो ओपिनियन तक जाएगा। यही तो फर्क था, ये तो देखना था कि भाई आप यूजर को मिसगाइड ना करो। तो एक बंदा अगर अपने लेट्स से कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखता हुआ है खुशी खुशी ये कंपनी ने ना गेम ही ऑन कर दी है, छप्पर फाड़ के कमाया है, अब वो अदर इन्फॉर्मेशन में आके देखा उसमें उसको गलतियां पता लग जाएंगी, तो इसका मतलब मेरा एफएस गलत है या अदर इन्फॉर्मेशन में जो फैक्ट स्टेट हुआ है वो गलत है, वो फैक्ट गलत है ना। तो यही तो बता रहा हूँ, ये तो समझो एक वैल्यू एडेड सर्विस है कि मैं बता रहा हूँ कि भाई कंपेयर करके उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे एफएस से ड्राइव हुई है अगर वहां कोई गलती है तो वो बता रहा हूं कि भाई दोनों में ओपिनियन भी नहीं दे रहा बाखुदा, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं इनकंसिस्टेंट है। ओपिनियन तो ये है ना मैं बोलूं सही है गलत है, मैं बोल रहा हूं इनकंसिस्टेंट है, पर बाकी खुद देख ले। क्लियर है, सिर्फ इनकंसिस्टेंसी बतानी है। अच्छा सर अगर मैनेजमेंट एफएस सही कर ले तो फिर तो ओपिनियन नहीं होगा ना भाई, जल्दी से बताया ना, कह रही है कि सर अगर मैनेजमेंट ने एफएस सही कर ली है तो ओपिनियन मॉडिफाइड होगा या अनमॉडिफाइड? अच्छा अनमॉडिफाइड होगा। अच्छा तो फिर अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ बताओगे या वो भी सही? नथिंग टू रिपोर्ट ना, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही सही थी, भंड आपके एफएस में था। अच्छा मैनेजमेंट ना आपको, खैर ये सवालों में डालने वाली चीज़ है, एग्जामिनर यहाँ तक पहुँचा नहीं है, फिर भी कहानी सुनेंगे सर, मतलब अदर, पहले इनके सवाल के जवाब दे देते हैं फिर मैं अपनी कर लूँगा इधर। सर मतलब ये अदर इन्फॉर्मेशन के पैराग्राफ से ओपिनियन नो मैटर व्हाट इफेक्ट नहीं होगा? हाँ ओपिनियन तो कभी इफेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि ओपिनियन तो डिसाइड करके नीचे आते हो। फिर हम कह रहे हैं अगर यहां कुछ पता लग जाए कि ऊपर कुछ गलत है, वो भी इनकंसिस्टेंसी और आपकी नॉलेज के हिसाब से, आप तो पूरा टाइम ऑडिट करते रहे हो ना, आपको तो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग के बगैर तो ऑडिट ही नहीं कर सकते थे। तो अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो वो दो बातें निकालेगी, या तो अदर इंफॉर्मेशन गलत है या तो एफएस गलत है। अदर इंफॉर्मेशन गलत है तो वो सही कराओगे, नहीं करेगा तो ओपिनियन में बताओगे, नहीं करेगा तो ओपिनियन में बताओगे, अदर इन्फॉर्मेशन में बताओगे, क्योंकि उस पर मैं ओपिनियन नहीं देता। क्लियर है? अच्छा भाई ये कह रहे हैं सर काइंडली कंफर्म मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो वो ओपिनियन में ही आएगी। जी बेटा जी, मतलब बचपन से यही सीखा है हमने, इतने सारे सवाल भी कर लिए। वो कह रहे हैं सर मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो वो कहाँ आएगी? पर मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू एफएस, नॉट फॉर अदर इन्फॉर्मेशन। क्लियर है भाई? ये कैसा सवाल है यार? हाँ जी, कंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड एफएस चेक करेंगे। जी बेटा मेरी माँ की कसम, ये दोनों को लगा इसलिए कि भाई अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों में क्या चेक कर रहे हैं, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हुई तो हम रिपोर्ट कर देंगे, अगर वो सही। अब उसमें दो बातें निकलेंगी ना, या तो देखो मैं तो ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि भाई एग्जामिनर ने घुमा दिया ना अगर यहाँ पे, तो तुम बोलोगे अदर इन्फॉर्मेशन पे पहले देखो तो आपका एफएस भी इफेक्ट हो सकता है, तो दोनों बातें करनी होती हैं। क्लियर है? अब एग्जामिनर आपको बोले कि एक अदर इन्फॉर्मेशन है, हमने रिक्वेस्ट की, उसने सही नहीं की, बच्चा बोलेगा मॉडिफाइड ओपिनियन, वो भाई अदर इन्फॉर्मेशन में बताओगे ना कि वो इनकंसिस्टेंसी, इससे मेरे एफएस गलत नहीं होते, एफएस सही है, जिसपे मैं ऑडिट कर रहा हूं ना उसके ऊपर मेरे पास सबूत है, सबूत के बगैर कह सकते हो ट्रू एंड फेयर व्यू। सबसे पहले क्या ऑब्टेन किया है? एविडेंस। तो अगर आपका एविडेंस किसी और कॉन्ट्री इन्फॉर्मेशन से कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो जांच पड़ताल करोगे, और अगर कुछ पता लग जाए तो फिर आप देखोगे कि वो गलत है या हम गलत हैं। तो अगर हमारे एफएस गलत होंगे तो आप बोलेंगे भाई इसको सही करो, अगर वो सही कर लेता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अदर इन्फॉर्मेशन भी सही होगी क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही सही थी। क्लियर है? तो लॉजिक बात है। अच्छा एक मिनट सर, ऐसा होगा कि ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया और बाद में किसी वजह से उसको मॉडिफाइड देना पड़ जाए? बेटा जब रिपोर्ट हाथ से निकल चुकी है तो भी क्या ही देगा हमजा भाई? तो आपको कहा जाता है ना कि इंसान का बच्चा बन के ऑडिट करना है। सर अगर मैनेजमेंट अदर इन्फॉर्मेशन को करेक्ट ना भी करे तो ओपिनियन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा? बताएं प्लीज भाई, अदर इन्फॉर्मेशन को वो सही नहीं कर रहे तो क्या ओपिनियन पे इंपैक्ट आएगा, या आपके पास सबूत है कि ओपिनियन सही है? अच्छा अब आपने ये वाला फैक्ट
कि इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है, कहाँ बताना है? अदर इंफॉर्मेशन के पैरा में, बस इतनी सी बात है सर। मतलब अच्छा फिर मतलब देखें सर, मतलब अदर इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है बिकॉज ओपिनियन तो नहीं, अदर इंफॉर्मेशन काम की है ना। आप सिर्फ ये बताते हो यूजर को कि उससे मिसलीड नहीं हो जाना, क्योंकि कंपैरेबिलिटी में वो चीज गलत है, दैट्स इट। अलबत्ता मैं उस पर ओपिनियन नहीं दे रहा, अलबत्ता मैं उस पर ओपिनियन नहीं दे रहा, बस इतनी सी बात है। सही है, काम की क्यों नहीं है, रिपोर्ट के पैरा में आ रही है ना, एक पैरा है पूरा इसके ऊपर, काम की क्यों नहीं, यहां से तो आपको अपने ऑडिट के मसले भी पता लग जाते हैं। तो ये बोला फाइनल स्टेज है। देखो आप जब साइन कर रहे होते हो ना, तो आपको कोई भी ऐसी चीज अगर इधर उधर से पता लग जाती है तो आप देखोगे ना कि मेरी नॉलेज में जो था और जो अभी वाकई में हो रहा है, क्या उसमें कोई चेंज है या नहीं है, बस इतनी सी बात है। सही है, अच्छा जी, जी यानी अदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रिपोर्ट में होती है। सही है, ये चीज हम ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करें। क्या चीज बेटा, मतलब घर का एड्रेस या ये बात फैक्ट बताएंगे ना भाई, ये क्यों इतनी तकलीफ हो रही है तुम लोगों को। एक चीज अगर उसने रेशो गलत निकाला हुआ है तो ये फैक्ट बता देना अदर इंफॉर्मेशन में, द करंट रेशो कैलकुलेटेड इन अदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रिपोर्ट इज इनकरेक्ट। ये फैक्ट है। क्या मैंने इसको कंपेयर करके निकाला? यस, क्योंकि वो ड्राइव मेरे एफएस से हुआ है, तो मैं बोल रहा हूं भाई ये इनकंसिस्टेंट है, बस ये बता रहा हूं। अलबत्ता मैंने इस पे कोई ओपिनियन ना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऊपर लिखा था ना क्लैरिटी से कि मेरी जिम्मेदारी किस पे, एफएस पे, और एफएस के अंदर 5 चीजें आ रही हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, चेंजेस इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स। इसके अलावा मैं एफएस के अलावा किसी चीज का जिम्मेदार नहीं हूं, बस यही तो बात कर रहे हैं हम कब से। क्लियर है? देखिए गुस्सा भी नहीं आ रहा मेरे को इधर। अच्छा भाई, कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी वी विल ऐड इन अदर इंफॉर्मेशन पैरा। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। इसे कंपनी की असर्शन हिट हो सकती है। अब है छोटी चरस, मैं यही तो कह रहा हूं सुबह से, कंपनी की असर्शन हिट हो सकती है तब जब आपको लगे कि इनकंसिस्टेंसी में वो सही है, हमारे एफएस गलत हैं। वो तो आपको नॉलेज से पता लगता है ना जब इंक्वायरी करोगे वापस। कंपेयर करते हुए में एफएस में भी तो गलती हो सकती है, सो अदर इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज। जी बेटा, जी ऐसा ही है सर। आप इस्लामाबाद एक ही दिन के लिए आए थे, तो बेटा मतलब मैं क्या करूं इधर। सर ईओएम रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, हैव वी डिस्कस अदर इंफॉर्मेशन अभी? यस। तो वो सवाल ये कह रहे हैं, मतलब आईकेप के नाम से आए हुए हैं कि भाई सर ईओएम रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यस, नहीं। ईओएम देखो, फिर रटा लगाते तो ये मुसीबत है ना, फिर फायदा क्या हुआ इतनी कहानी सुनाने का। एम्फेसिस ऑफ मैटर इज रिलेटेड टू एनी इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्क्लोज इन दी, इसको सही कर लो। वो बोल रहा है ईओएम फाइनेंशियल से रिलेट करता है। नहीं भाई यार, पूरा सुनो। एम्फेसिस ऑफ मैटर रिलेट्स टू any information that is adequately or presented in the financial, but in the auditor's professional judgment, you think that it is most fundamental या fundamental for user understanding of FS। बात क्लियर है? उसका पूरा तस्करा किया हुआ है कि वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस के लिए फंडामेंटल है, तो मैं वहां पे रेफर कर दूंगा। वो एफएस के रिलेटेड मामला है जो कि डिस्क्लोज है, जिस पे आप तवज्जो दरकार करना चाह रहे हो। यहां पे एफएस बन चुके हैं। मैं बोल रहा हूं जो अदर इंफॉर्मेशन एफएस से ड्राइव हुई है, जो कि डायरेक्टर्स ने बनाई है, मैनेजमेंट ने बनाई है। आप कह रहे हो कि उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है, नहीं है। अगर है तो मैं देखूंगा वो गलत है या एफएस गलत है। अगर वो गलत है बोलूंगा सही कर ले, नहीं करेगा तो वो फैक्ट बता दूंगा कि भाई अदर इंफॉर्मेशन में ये चीज गलत है। और अलबत्ता मैंने इस पर कोई ओपिनियन, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये इनकंसिस्टेंट है, दैट्स इट। इसमें इतनी मुश्किल बात क्या है? हाँ भाई जल्दी बता दो, इसमें इतनी मुश्किल बात क्या है? मुझे मतलब ये बात नहीं समझ आ रही है कि इतनी मुश्किल बात क्या है। एक तो तू अपने नाम से नहीं आया हुआ, इसकी तस्वीर तो देखें क्या लगाई हुई है इसने। चलो भाई, मतलब अपना नाम रख ले भाई, वालिद का नाम आईकेप क्यों रख दिया इधर। अगर अदर इंफॉर्मेशन में भाई लाइबा, फिर मार्केट में नया सवाल फेंका इन्होंने, प्लीज जवाब देना यार, अभी तुम लोग सीख जाते हो तो बताया करो ना इनको। सर अगर अदर इंफॉर्मेशन में कोई मसला होगा
तो एड्रेसी ऑडिटर को नहीं पकड़ेगा यार, कैसी लाइवा फजूल बात की आपने यार। हम ओपिनियन किस पे देते हैं? वो खत्म हो गई ना बात, इसके बाद खत्म हो जाती है ना, ऊपर लिखा भी तो है ना। इवन आप ईओएम देते हो ना, उस पर भी लिखते हो मैंने इस पे ओपिनियन नहीं दिया। की ऑडिट मैटर लिखते हो, उस पर भी लिखते हो मैंने इस पे ओपिनियन तो एफएस पे दिया है, इस पे अलग से ओपिनियन कोई नहीं दे रहा मैं। ये तो वो है जो आपकी तवज्जा के लिए हैं, सही है। मतलब कैसी फजूल बात है यार लाइबा। इट मीन्स इन, अब हमशा अकील कह रही हैं, it means in other information paragraph auditor explained that the auditor's opinion on the financial statements does not cover this other information and also describes the auditor's responsibility with respect to this other information, which includes reading other information to identify any material inconsistency with the financial statement and auditor's knowledge obtained during the audit। क्या वो सही कह रही हैं? यस, बिल्कुल सही कह रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने इस पर कोई ओपिनियन नहीं दिया, मैं सिर्फ एक मटेरियल इनकंसिस्टेंसी चेक कर रहा होता हूं जो कि एफएस से हो या मेरी नॉलेज से हो, अगर होगी तो बता दूंगा। क्लियर है? पक्की बात है। ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा भाई, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार ये काम करो ना, नहीं रिपोर्ट देखते ना, ये देखो ये सारी आ रही है अदर इंफॉर्मेशन कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अच्छा वैसे तुम्हें तंग करने के लिए एक बात बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, प्लीज सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स ने इतनी मीटिंग की है इस साल, क्या ये मैटर आपके लिए रेलेवेंट है? एफएस से मैच कर रहे हैं ना। अच्छा डायरेक्टर यहां घूमने गए थे, अच्छा अब सुनना एक एक करके, यानी देखो कहने का मतलब ये है कि वो चीज जो एफएस से इनकंसिस्टेंट है उसकी बात करनी है। इससे तो पूरी डायरेक्टर रिपोर्ट में पता नहीं क्या क्या आ रहा होगा। अच्छा उसमें विजन मिशन प्लान आ रहा होता है, ये आपके लिए रेलेवेंट है? इररेलेवेंट है? इररेलेवेंट है। क्यों आपके लिए रेलेवेंट होगा? नहीं है। चलें अब इधर देख लेते हैं एक मिनट कि आपका हम ये रिपोर्ट का मामला देख लें, ये शरिया वगैरह खत्म हो जाए जब, फिर ये आ गया की ऑडिट मैटर तक बता दिया था। अच्छा ये सारे की ऑडिट मैटर हमने बनाए हुए थे, देख लियो कितने सारे हैं ये। अच्छा अदर इंफॉर्मेशन विजिबल है ये? सही है। इधर सुने, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर इंफॉर्मेशन, द अदर इंफॉर्मेशन कंप्राइजेस द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द एनुअल रिपोर्ट बट डज नॉट इंक्लूड दी, और उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट, यानी मैंने उस पर कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। क्लियर है? आगे, our opinion on the financial statements does not cover other information and we do not express any form of, उसके ऊपर कोई मैं एश्योरेंस नहीं दे रहा। अच्छा, in connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read other information and in doing so consider whether the other information is materially with the financial statements or knowledge obtained during the audit or otherwise appears to be, यानी अगर मैंने कंपैरिजन किया एफएस उससे और वो इनकंसिस्टेंट है और मुझे लगा कि वो मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो मैं आगे क्या करूंगा? इफ बेस्ड ऑन द वर्क वी हैव परफॉर्म्ड वी कंक्लूड दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ दिस अदर इंफॉर्मेशन, जो भी मैंने काम किया कंपैरिजन का, अगर मुझे उससे कंक्लूड हो गया कि जो अदर इंफॉर्मेशन है उसमें कोई भंड है, तो वी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फैक्ट सच। मैंने कोई ऑडिट नहीं किया, सिर्फ मैंने कंपेयर किया, कुछ पता लग गया तो बता दूंगा। अच्छा अगर कुछ नहीं मिला तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सुबह से यही कह रहा हूं, वी आर नथिंग टू रिपोर्ट। यानी हमने जब पीडीसीएल में अदर इंफॉर्मेशन थी इतनी सारी, उसको हमने पूरा कंपैरिजन बनाया होगा एक एक करके जो भी एफएस से चीजें आ रही हैं, नॉलेज से आ रही हैं, तो उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी, तो हमने क्या लिखा है यहां पे? अगर होती वी रिपोर्ट द फॉलोइंग, 2 होंगे तो 2 बता देना, 3 होंगे तो बस वी रिपोर्ट द फॉलोइंग, और वो तो उसमें कोई मुसीबत भी नहीं है, सवाल से कॉपी पेस्ट करना होगा ना, वी रिपोर्ट द फॉलोइंग, खत्म हो गई बात। क्लियर है भाई? पक्की बात है। अच्छा एक कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती नहीं है, एक कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती ही, तो क्या फिर ये पैरा आएगा? नहीं, ये तो होता ही इसलिए है जो पब्लिक कंपनीज होती हैं जो एनुअल रिपोर्ट बनाती हैं, और जो पब्लिश ही फाइनेंशियल करती हैं, तो कंपेयर किससे करोगे?
नहीं, अगर कंपनी पब्लिश ही सिर्फ फाइनेंशियल्स करती है और एनुअल रिपोर्ट बनाती ही नहीं है, तो फिर तो ये पैराग्राफ का, अच्छा फिर आप यहाँ पे लिख रहे हो कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल अदर इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डर देख रहा है, पन्ने घुमा रहा है, पहले पेज पे आके एफएससी आ गया, शेयर होल्डर बोल रहा है यार ये तो ऑडिटर कह रहा है मैंने कंपेयर किया है, तो हम बोलेंगे हमने कॉपी पेस्ट किया था किसी और रिपोर्ट का यहाँ चिपका दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब है ये भी पैराग्राफ तब आएगा जब कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती हो। अगर कोई बनाती नहीं है तो फिर इनकंसिस्टेंसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, सिर्फ एफएससी और एफएस पे आप ओपिनियन देते हुए आ रहे हो। क्लैरिटी है भाई, पक्की बात है, ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो जल्दी से। ओके बेहतरीन है, चलें अब हम आते हैं वापस इधर। तो होपफुली आपको ये अदर इन्फॉर्मेशन के पैराग्राफ समझ आ गया, यानी हम यूं कहें कि अदर इन्फॉर्मेशन तब आएगा जब कोई कंपनी क्या बनाएगी, हमें अच्छा इसकी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, हम इसके ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन, हाँ हम सिर्फ ऑडिट के दौरान हमने ये देखा कि भाई हमने कंपेयर किया और अगर कोई मुझे मटेरियल इनकंसिस्टेंसी दिखी बिटवीन द एफएस एंड द एनुअल रिपोर्ट एंड माय नॉलेज, इफ देयर इज एनीथिंग वी विल स्टेट द फैक्ट, अगर कुछ भी नहीं है तो वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, बस इतनी सी बात है। क्लियर है, चलें अब हम लेके चलते हैं इस कहानी को थोड़ा सा और आगे। अभी तक अगर मुझे कोई रिकॉल करा दे तो क्या 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 पैराग्राफ हमने कर लिए। पहले तो टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर, नहीं मटीरियल अनसर्टेनिटी, एम्फेसिस ऑफ मैटर, की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन। मतलब कैसा मस्त याद हो रहा है कि एक एक करके रिपोर्ट के कंटेंट ग्रिप में आते जा रहे हैं। चलें अब वो कहता है ये सारी बकवास हो गई ना, अब आप बताएं मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां, किसकी जिम्मेदारियां। अच्छा अब मैं एक एक करके पूछूंगा बिफोर आई प्रेजेंटेड हियर, सही ना। देखो यहां तक हमने कर लिया है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जरा इसको पूरे स्लाइड शो पे भी ले आता हूं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बाकी है, सही है। अच्छा आप जरा सुकून से इधर बैठिएगा और मुझे बताइएगा, आप मैं अगर वैसे ही आपसे पूछूं मुझे एक बात का जवाब दो, जानी वैसे कि आपको क्या लगता है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में क्या आएगा जी, वैसे ही सोच के हिंट देता हूं, आपने चूज द बेस्ट ऑप्शन करना है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल लगाना, नहीं एक मिनट, नहीं गलत है, उसकी जिम्मेदारी अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ही नहीं सकते। अबे तुम्हें इतना तो सिखाया है, एक कंट्रोल गायब करो तो यहां पहुंच जाते हैं, एक कंट्रोल गायब करो तो ये मसला हो जाता है। तुम्हारी अजर्शन में तो जिंदगी खराब कर दी थी, याद है शुरू में। सो अजर्शन बताएं क्या होती हैं, अजर्शन बताएं क्या होती है, तो शुरुआत ही वहां से की थी, तभी तो ग्रिप आई है कि यार क्या होती है अजर्शन, दावे क्या होते हैं, कौन सी अजर्शन कैसे हिट होगी, वही तो उस पर तो काम किया है। चलो अब वापस पूछता हूं, क्या इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, एफएस बनाने की, ये हो गई तो जिम्मेदारी। अच्छा गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की आपकी नहीं होती वो, हाँ तो हम उसकी रीजनेबलनेस को असेस करते हैं। असेसमेंट करता कौन है, मैनेजमेंट। आओ जी देखते हैं क्या आपने जो बातें कही वो सही हैं या नहीं है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइन नेसेसरी to enable the preparation of the FS that are free from whether due to fraud or, क्योंकि गलती एरर से भी हो सकती है, गलती फ्रॉड से भी हो सकती है, तो वो दोनों बातें हो गई। और मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ, यही जिम्मेदारी है, ये हमने यहाँ पे लिख दी। तो वैसे अगर ये नवा कंटेंट है 9th, इसके बाद बताओ कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या थी। गोइंग कंसर्न को असेस मैनेजमेंट करती है, लेकिन चेक करने की असेसमेंट सही है या नहीं है वो ऑडिटर की जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसा, यानी आप यूं कहेंगे कि मैनेजमेंट जो है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करेगी, हम देखेंगे वो असेसमेंट वैलिड है या नहीं है। और वैलिड है या नहीं है इसलिए देखेंगे क्योंकि हमें कोई हालात वाक़यात पता लग सकते हैं, और हालात वाक़यात क्या थे, मेजर कस्टमर का चला जाना, ऐसा था नहीं, अगर आप एक्सपोर्ट करते ही नहीं हो तो बैन हो भी जाए तो हमारा क्या जा रहा है, और अगर इंपोर्ट करके बेचते हो और इंपोर्ट बैन हो जाए तो मसला है कि एम्प्लॉय चला जाए, एडवर्स की रेशियोज हो, एक्सेप्शनल लिटिगेशन नहीं, एक्सेप्शनल लिटिगेशन तो ईओएम का मामला है, पर एक्सेप्शनल लिटिगेशन ऐसी हो कि जो गोइंग कंसर्न के मसले ले आए,
तो फिर इक्विटी खत्म हो जाए तो यहाँ पे आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, हम उसको याद ही नहीं करेंगे ना, हम तो देखेंगे जो हालात वाकयात पे हो गए तो हो गए। जैसे मैंने, आप याद करो एक शुरू में हमने एक सवाल किया था कोई एनजीओ वाला, याद है? हमने गवर्नमेंट की जो रिक्वायर्ड कंडीशंस थी ना, वो हमने नहीं हमने वो पूरी नहीं की थी। वो कहता था मुझे क्वार्टरली रिपोर्ट जमा कराओ, और हमने वो क्वार्टरली रिपोर्टिंग उसको नहीं की थी। और वहां पे फिर एक खदशा था कि हो सकता है कि वो हमें आगे से ग्रांट देना, अच्छा ग्रांट वहां से आना बंद होना गोइंग कंसर्न की अलामत नहीं थी, वहां पे ये था कि 80% ग्रांट आती थी। तो अब देखो ना ये हालात वाकई, अगर मैं आपको याद कराने बैठूंगा तो पेपर फेल ही होना है। आप पहले दिमाग लगाना है कि भाई क्या इससे गोइंग कंसर्न का मसला एलिवेट होता है या नहीं होता, बस ये बात है। इवेंट और कंडीशन पे ध्यान रखना है, ऐसे हालात वाकयात जो आपको सोचने पे मजबूर करें कि आपकी कंपनी अगले 12 महीने सर्वाइव नहीं कर सकती, तो वो हालात वाकयात पे डिपेंड करेगा। डेट कोविनेंस, तो ये सारी बातें सही है ना, डिपेंड करता है कि सवाल में क्या क्या चीजें गिवन है, सही है, सिचुएशन में या प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। एक ऐसी नॉन कंप्लायंस कर दी जिससे लाइसेंस रिवोक हो जाए, जैसे कि एक सवाल मैंने करवाया था कि कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो वाला जो 15% से नीचे आ गया था, तो लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम, तो फिर वो तो लाइसेंसिंग कंडीशन थी, अगर वही मीट नहीं कर रहे तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। कंपनी में नॉट बी आ, एंड व्हाई आई एम सेइंग मे नॉट बी अ गोइंग कंसर्न, उसका कोई प्लान हो, क्योंकि वो बेहतर पोजीशन में, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ये सीख रहे हैं हम। क्लियर है जी? हाँ ना, तो वो बताएगा ना आपको कि भाई ऐसे हालात वाकयात हैं, वो गोइंग कंसर्न की तरफ इशारा कर रहा होगा। बात तो समझने की है ना भाई, हमने कितने भी सवालात किए हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन होती है ना कि हालात वाकयात है। अब अभी एक लिटिगेशन चल रही है, पीडीसीएल को जाके बोलोगे यार तुम गोइंग कंसर्न नहीं हो, बोलेगा कोई हालात वाकयात दिखते हैं, हम बोलेंगे नहीं, तो वो बोलेगा फिर तू मुझे क्यों कह रहा भाई, है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपने ऑब्जर्व करना है, इंस्पेक्ट करना है, एनालाइज करना है तो होगा। अगर मेजर चंक आ रहा हो तो फिर तो बंदी हो जाएगी ना। क्या कह रहा है भाई, पागल हो गया है क्या, क्या मेजर चंक आ जाए, कैसी आधी अधूरी बातें करते हो इधर। नहीं, अगर मेजर चंक आ रहा हो, किस बात का मेजर चंक आ रहा हो भाई, पुराना मैसेज है, अच्छा अभी तुम्हारा फॉरवर्ड हुआ है, सही है। इधर से बोला इससे पहले सर, तो उसने बोल दिया पुराना मैसेज है, चलो ओके। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा अब हम अगर आगे चलें तो देखें 10th कंटेंट, ऑडिटर की जिम्मेदारी। अच्छा ये आज क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे टाइम भी अच्छा खासा मैंने रखी भी जानबूझ के, इसलिए लंबी क्लास थी कि अब आगे लंबी ही क्लासें होंगी। और मैं 10 बजे तक क्या हो गया, 11:15 तक है, ऐसे ही थोड़ी ना एनर्जेटिक फुल। सुनो इधर प्लीज सुनो, स्लाइड में तैयारी करता हुआ है, मुझे पढ़ाना है आज। और मैंने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि अब जब मैं फ्रॉड वगैरह के चैप्टर कराऊंगा ना, पहले मैं 2-2 3-3 क्लासें लगाता था, अब मैं एक लेंथी क्लास लगाऊंगा जिसमें फ्रॉड कराऊंगा भी, उसकी सवाल भी करा दूंगा और साथ साथ कवर करेंगे, यानी साथ साथ मुझे चेक भी कराते रहना, सही है, ताकि उसको ग्रिप में ले आए ना। मेरा सिर्फ टारगेट ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी खत्म करा के 2 महीने प्रैक्टिस कराऊँ। 2 महीने प्रैक्टिस हो गई ना जानी, गेम बदल दोगे। फिर अल्लाह ने चाहा तो रुक सकता है, अदरवाइज अल्लाह चाहेगा नहीं ऐसा, क्योंकि मेहनत पे तो अल्लाह भी बोलता है यार ऐसी की तैसी पास क्यों नहीं होगा भाई। मैंने अपने रिजल्ट चेंज होते हुए देखे हैं, मैंने 5 पेपर दिए थे और पता नहीं कैसे निकल गए थे, मुझे नहीं पता था, सीधी सी बात है भाई। मतलब वो उसमें मैं 16-16 घंटे से इफेक्टिव तैयारी करता था, नींद भी आती थी, खाली बाहर गया 2 से 5 मिनट बाद की सेल्फिश हो गया, वापस आके अंदर पढ़ाई करने लग जाता था। निकलते हैं पेपर, मतलब मेरेकल्स होते हैं, और वो मेरेकल मेहनत से ही होते हैं, ऐसे नहीं होते बैठे बैठे, सही है। आप भी वो लोग हैं जो कर सकते हैं। 4-4 पेपर वाले मैंने बच्चे देखे हैं, मैंने ये बोल देना कि मैंने प्रैक्टिस करानी है, और अभी भी करा रहा हूँ नए सवाल। एक बच्चे ने मुझे कहा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, एक बच्चे ने मुझे ये कहा कि सर आप आईकेप के सवाल अभी क्यों नहीं दे रहे, भाई रिपोर्ट पूरी हो गई थी। तो मैंने तो तुम्हें अपने सवाल दिए, मुझे इतना मजा आया, पिछला सवाल तो किसी ने भी सही नहीं किया, उसमें ट्रिक कैसी थी। तो वो तो मैं कह रहा हूं कि मैं रिपोर्ट के सवाल तब दूंगा नहीं जब पूरी रिपोर्ट हो जाए, तो पास पेपर तो तब होगा। मैं आज श्योरिटी से कह रहा हूं, जब मैं पूरा करा दूंगा ना, अभी मैं तुम्हें 5 पेपर कराऊंगा, तुम सबसे 100% सही होगा। तुम 100% समझते हो, मैं दावा कर रहा हूं ना रिकॉर्डिंग पे कि 100% सही होगा। फिर मैं बोलूंगा अब मैं अपने सवाल कराता हूं, फिर वो 100% सही नहीं होगा, सही है। तो मेरे को उस तरीके से लेके चलना है। मैं बता दूं, देखो मैंने तो सिर्फ दहशत क्रिएट की उन सवालों से, तो मुझे खौफ है कि जो आईकेप में बैठ के आता है क्या इसका सवाल नहीं होता, तो वो खौफ अभी हैंडल कर लो ना। 5 पेपर करा के मुझे बेवकूफ़ बनाने में ना कोई मसला नहीं था,
मैं तुम्हें नॉलेज देके पास पेपर करा के भेज दूं, तुम बोलोगे मेरे पास पेपर हो रहे हैं, बट पेपर में कभी वो रिपीट नहीं होगा। लास्ट टाइम भी बता था, तुम लोग बैठे थे उस सेशन में, आईडी वाला सवाल कराया था, एग्जैक्ट लग के आया, सेम डिट्टो, कोई चीज चेंज नहीं है उसमें। वो भी नॉलेज के हिसाब से ही था ना, पार्टनर बना रहा है पेपर भाई, तो कुछ तो लेवल होगा उसका। तो प्लीज अब फोकस करते हैं। मुझे बताओ, हम आते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। वैसे अगर हम 2-3 बातें करें तो ऑडिटर की जिम्मेदारियों में सबसे पहली जिम्मेदारी ये है ना कि मैं ऑडिट करूंगा, हाँ ना, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम। अच्छा आप देखो, अब आगे की कहानी और क्लास ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सुनना भी, प्रैक्टिकलिटी से लिंक करूंगा, इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल अटेंशन स्पैन आपका बड़ा खतरनाक होना चाहिए। मैं यहां से मटीरियलिटी के चैप्टर को लिंक कर दूंगा पूरा। हम कब से कहते थे मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मैंने आज तक ना आपका फोकस सिर्फ किस पे रखा था, मिसस्टेटमेंट। आपका फोकस किस पे रखा था, मिसस्टेटमेंट पे। बट आज के बाद हम बात करेंगे मटीरियल मिसस्टेटमेंट। चलो अब मेरी बात सुनेंगे आप, फिर हम आगे चलते हैं, सही है? चलें, प्लीज 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 सुनना। थैंक यू जी, थैंक यू आयशा। सुनो आगे, फोकस। अब मैं कह रहा हूं ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, या ऑब्जेक्टिव, मेरा मकसद है, मेरा मकसद क्या है, इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, इज टू ऑब्टेन, साथ साथ बोलेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। आज के बाद देखो, मैंने मिसस्टेटमेंट तो बता दिया क्या होता है, गलती एफएस में, कि वो एफएस की आईएफआरएस के तहत ना बने हुए, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी ना हो, डेप्रिसिएशन ना बुक हुआ, वो सारी चीजें बताई हैं तुम्हें, तुम सबको सिखाया है। डिस्क्लोजर सही नहीं दिया, वो ये भी मिसस्टेटमेंट है, सब सिखाता हुआ आया हूं, आगे और भी सिखाऊंगा। पर मैं कह रहा हूं अब हमें फोकस मिसस्टेटमेंट पे तो करना है, बट साथ साथ देखना है मटीरियल है या नहीं है। वापस से रिपीट करता हूं, ऑडिट की शुरुआत जो होती है ना, ये बच्चों को पहली क्लास में पढ़ाया जाता है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। बोलेगा भाई पहली क्लास में मैं क्या करूं? अब सुनो, मेरा मकसद क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, क्योंकि मैं सब चेक नहीं कर सकता, ऐसा है? अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग व्हाट? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम। और ये जो रीजनेबल एश्योरेंस है मैं कैसे ऑब्टेन करता हूं? ऑडिट एविडेंस के जरिए, ऐसा ही है? तो आप जब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की पैरा में जाओगे, जो कि मैंने अभी खोला भी नहीं है, वहां पे सबसे पहले बताते हो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ना, इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, मैं अगेन 2 बार रिपीट करती हूं, कितना एम्फेसाइज कर रहा हूं, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा, फिर आपको बोला जाता है ये बताओ अपने यूजर को कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है बट एब्सोल्यूट नहीं होती। अच्छा, हाई लेवल इसलिए होती है ना, कितना काम करके आए हो यार, क्या क्या रिस्क असेसमेंट, कौन कौन से कंट्रोल, कितने ही काम किया था, डायरेक्शनल काम किया था, और कैसे कैसे प्रोसीजर सिखाए थे मैंने तुम्हें, वो कर करा के तुम बोलते हो हाँ भाई ये रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। क्यों? एक्सपेक्टेशन गैप कम करने के लिए। कल को वो ये ना समझे भाई हमने लिख दिया कि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा ही है? तो बताओ ना उसको कि रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या। कल को वो बोले कि भाई ये गलती कैसे आ गई, तो आप बोलोगे भाई एब्सोल्यूट नहीं था, रीजनेबल था, इनहेरेंट लिमिटेशंस है भाई, मैं सब नहीं चेक कर सकता। क्लैरिटी है? पक्की बात है। ऑडिट में जजमेंट होती है, भाई मेरी जजमेंट में कंट्रोल ऑपरेट हो रहा था, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, मुझे होता हुआ नहीं दिखता तो मैं ज्यादा काम करता। जजमेंट है, जजमेंट्स इन्वॉल्व है कि मेरी जजमेंट है ना, मैंने ये सैंपल सेलेक्ट करना, ये भी मेरी जजमेंट है, हाँ या नहीं? तो ये सारी जजमेंट्स हैं। तो रिजेक्शन बन रही है, मीट होगी नहीं होगी, ये भी क्या है, जजमेंट है। तो मैं एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं कह सकता, इनहेरेंट लिमिटेशंस है। क्लैरिटी है? अच्छा, फिर अब जो मजे की बात है, पहले तो हमने ये बता दिया यहाँ पे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर पहली चीज देखो क्या आती है, इज टू ऑब्टेन, डिस्क्राइब व्हाट इज, दोनों बातें समझ आती हैं? रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट ये एब्सोल्यूट, ये सिर्फ अपना एक्सपेक्टेशन गैप क्लियर करने के लिए मेरी जिम्मेदारियों में ये आता है, इसके आगे मुझसे बात नहीं करना। क्लैरिटी है? पक्की बात है। अच्छा, अब आगे देखें, एक्सप्लेनेशन ऑफ मटीरियलिटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ, आओ अब आगे कहानी इस पे शुरू होगी, आगे की कहानी इस पे शुरू होगी। सुने अब यहां पे, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, नॉट फ्रॉम ऑल मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स दैट आर रीजनेबल एश्योरेंस। यस, ऐसा ही है, अभी मैं आपको बताऊंगा ना आगे। सुने, देखिए यहां पे लिखा हुआ क्या है,
लिखा भाई ये कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम। अच्छा आप सुनना, अब यहाँ से आपकी कहानी में थोड़ा सा मतलब ना बदलाव आएगा। मिस स्टेटमेंट समझ आती है कि एफएस गलत है, आईएफआरएस के तहत नहीं बने हुए, डिस्क्लोजर ना दिया हुआ हो तो भी गलत, डिस्क्लोजर गलत दिया हुआ हो तो भी गलत। जैसे अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं डिस्क्लोज की हुई, डिस्क्लोजर गलत है, डिस्क्लोजर में अमाउंट गलत है, वो भी मिस स्टेटमेंट। हाँ, पर यहाँ पे कहा जा रहा है, अब मैंने देखो तुम्हारी कहानी में ट्विस्ट लेके आऊँगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने शेयर होल्डर के लिए जो रिपोर्ट बना रहे हो ना, उसमें ओपिनियन को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शेयर होल्डर के लिए जो आप लोग रिपोर्ट बना रहे हो उसमें आपका ओपिनियन मॉडिफाई तब होता है जब मिस स्टेटमेंट मटीरियल हो। अब मैंने उसमें चेंज कर दिया क्योंकि मुझे रिफ्रेशर वाले बच्चे बार बार कहते थे सर आप वो क्यों नहीं बता रहे। मैंने कहा भाई सबको साथ लाऊंगा ना, पहले सोचने का तरीका तो सिखा दूं वापस से। पूरा ऑडिट किया, सबूत इकट्ठा किया, कोई मिस स्टेटमेंट मिली, अब उस मिस स्टेटमेंट का मटेरियल होना जरूरी है ओपिनियन मॉडिफाई करने के लिए, अदरवाइज ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। मैं कैसे होता है वो सब सिखाऊंगा और क्यों होता है ये भी बताऊंगा। पहले ऑनलाइन वाले बताओ तो यहां तक बात समझ आ रही है। सिर्फ मैंने ये क्लैरिफाई किया अभी कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल होगी तो ओपिनियन मॉडिफाई होगा, क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ क्या है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट नहीं है। क्यों है जरा ये बताता हूं यार। अगर एजीएम में बैठे हुए हो और डायरेक्टर आपको बोले भाई 1000 रुपये, मैंने जानबूझ के क्या किया था, ट्रांजैक्शन की थी और मैंने देखा 1000 रुपये रिकॉर्ड होते नहीं हुए हुए 1000 रुपये, तो एजीएम में बोलेगा आपको शेयर होल्डर भाई ये क्या है, तुमने तो लिखा हुआ है कि दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। नहीं मैंने क्या बोला, मटीरियल। कोई आप देखो मेरी बात सुने, मैंने कहा मैं काम करूंगा ऐसी गलतियों पे जो कि मटीरियल हो। इममटीरियल तो आपको भी इफेक्ट नहीं करेगी, इममटीरियल तो आपको भी। तो अब यानी बात सुननी है, हम कह रहे हैं कि हम जब ऑडिट शुरू करते हैं ना, तो अब मैं शुरू की कहानी पे ला रहा हूं वापस। जब हम ऑडिट शुरू करते हैं ना, हमें पहले से ही पता होता है कि हमें एविडेंस ऑब्टेन करना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम नॉट मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट तो होती हैं, बट अगर वो मटीरियल होगी ना तो यूजर को इफेक्ट करेगी। तो यूजर को, इसकी एक बेसिक एग्जांपल से तुम्हारे दिमाग, मैंने कहा था अभी अटेंशन स्पैन 100% होना चाहिए। एक बात सुनते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझ जैसा गरीब बंदा है, तो उस गरीब बंदे के जेब से अगर 100 रुपये गिर जाए ना तो सही है, मुझे मतलब बोलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सुने। तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, बट मैं बोलूँगा चल यार खैर है, हो गया, किसी के काम आ जाएंगे, बाद में कर लेंगे। सही है, एक मिस स्टेटमेंट, एक मसला हुआ मेरी वेल्थ में, कितने का, 100 रुपये का। अच्छा अगर मैं 50,000 लेके घूम रहा हूं और मैं कहीं रख के भूल गया, इफेक्ट आएगा। देखो तुमने खुद मटीरियल, अच्छा तुम्हारे लिए भी सही है, मेरे लिए भी 50,000 मटीरियल है भाई, ऐसे क्या बात हुई। सुने इधर प्लीज, अब सुने, अब आगे सुने। अब एक बच्चा है जिसकी पॉकेट मनी 10,000 है, सही है, पॉकेट मनी 10,000 है, उसको पूरा महीना चलाना है। उसकी डकैती हो जाए 4,000 रुपये की, 6,000 घर पे रखे हुए थे, क्या उसके लिए 4,000 मटीरियल है? अच्छा यानी आप अब देखें कहानी को कैसे जोड़ूंगा मैं, यानी इसका मतलब ये है कि अब वो उसको इफेक्ट करेगा, अब वो इसको, अब जरा यहां से कनेक्ट करते हैं ऑडिट की लाइफ से। हम ये कह रहे हैं मिस स्टेटमेंट, गलती, मटेरियल तब होगी जब वो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। यूजर के डिसीजन को, देखो क्या लिखा हुआ है, मिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल when it is expected to influence the economic decision of user। अच्छा, इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब ये होता है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखूं या पैसे निकाल दूं या शेयर्स किसी को बेच दूं। एग्रीड है? अच्छा पहले बताओ, एक बेसिक लाइन समझ आती है कि मिस स्टेटमेंट तो मिस स्टेटमेंट है, गलती है, बट वो मटेरियल कब होगी, जब वो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे। जो डिसीजन किस बिना पे लिया गया है, एफएस की बिना पे। अच्छा यानी अब एक बात है,
मेरे अब कनेक्ट करते हैं उसको। हाँ पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहाँ तक साथ एक बेसिक एग्जांपल से खाली कनेक्ट किया मैंने, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। अभी इसको एफएस की दुनिया से कनेक्ट करूंगा, जल्दी बताओ, क्लियर है सारे बच्चे? हाँ भाई इधर। लेकिन सर इसमें कोई रेशो वेशो का हिसाब मैंने कुछ सिखाया अभी तक, या हमने सिर्फ हाई लेवल बात की है? हाई लेवल बात की है, मैंने अभी कुछ भी नहीं सिखाया अभी सिर्फ। अच्छा अब मैं एक एक करके ना तुम्हें फिर सिखाता हूँ। सुने, मैंने कहा कि अभी बेसिक लेमैन एग्जाम्पल क्या दी कि यार अगर एक बंदा एक फिल्दी रिच बंदा है, उसकी जेब से 4,000 रुपये भी गिर जाएंगे ना, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इममटीरियल है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। और एक बंदा जिसकी पॉकेट मनी ही 10,000 है, उसके 4,000 एक शार्ट हो जाए, उसको इफेक्ट होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना है कंपनी से। अब मैं आपको लाऊंगा पीडीसीएल के ऊपर, प्लीज सुनिएगा। यानी यहाँ पे ये सही कह रहे हैं ना, मटीरियलिटी वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। यही तो सीख रहे हैं, यही तो सीख रहे हैं, मटीरियलिटी वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। अब एक एग्जांपल देता हूं, तुम मुझे, मैं बता रहा हूं उस कहानी के बाद तुम ऐसा पिक करोगे, तुम्हारी सोच सुने। पीडीसीएल है, कैसे निकलती है मटीरियलिटी, क्या होता है वो सब सिखाता हूं। पहले कहानी सुनते हैं ना, ताकि पहले इस फ्रेमवर्क में तो आ जाओ। आगे सुने, अगर मैं कह रहा हूं पीडीसीएल है, उसके कोई 100 बिलियन प्लस के एसेट्स हैं, 100 बिलियन प्लस, बहुत बड़ी बात होती है। उसमें 4 मिलियन के डेप्रिसिएशन का मसला है। हाँ 4 मिलियन के डेप्रिसिएशन का मसला है, 220 बिलियन के एसेट्स हैं भाई। उसमें उसको भी पता है इतनी गलती होगी, उसमें उसको पता है इतनी भी गलती होगी, कोई मसला नहीं है। इममटीरियल क्या ये? अच्छा कोई, वैसे पूछ रहा हूं, हमने देखा उसी पीडीसीएल में, अच्छा एक गलती हो गई है कितने की? 4 मिलियन की, उसको साइड में रख दिया, उसको साइड में रख दिया। 4 मिलियन की गलती है, याद रखना। अभी आप सबने कंक्लूड किया इममटीरियल, क्योंकि आप बोलोगे अगर एफएस में सही नहीं भी किया, सुनो मेरी बात फोकस से, अगर एफएस में सही नहीं भी किया, मैं अपने ओपिनियन में लिख दूंगा कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग, और मैं बेसिस फॉर ओपिनियन में बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन हैड इट बीन रिकॉर्डेड एट बाय रुपीज 4 मिलियन, तो पीपी 4 मिलियन से कम हो जाता और प्रॉफिट भी 4 मिलियन से कम हो जाता। शेयर होल्डर बोलेगा तेरा दिमाग खराब है, अबे 4 मिलियन के लिए तूने कंपनी की वार्ड लगा दी, बैंक करप्ट हो गई कंपनी, लोगों ने पैसे निकाल लिए। नहीं आ रही बात समझ? तो ओपिनियन तो छोटी सी बात होती है, वो एफएसके की बात होती है। बात समझ आई? बोला गॉट इट से पहले बताओ भेजे में फिक्स हुई। अब इतनी छोटी बात के लिए ओपिनियन तो नहीं करोगे ना यार। ओपिनियन पे इफेक्ट कब आएगा? जब मटीरियल में स्टेटमेंट हो, मटीरियल हो। अब मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट की दुनिया में एंटर हुए भी हल्का हल्का। आगे सुने, 4 मिलियन की गलती हो चुकी है अभी जो हमने बात की। आगे चले, एक केस है, सही है, एक केस किया हुआ है, वो एफबीआई कह रहा है कि भाई मैं इतने रुपए के आपको एक्सपेंसेस दिस अलाउ कर रहा हूँ क्योंकि आपने कैश में किए थे, 25,000 से ऊपर थे कैश में किए थे, आपको मना है। तो उसकी जो टैक्स अमाउंट बनती है ना, उसकी देखो एक तो एक्सपेंस है ना, उस पर टैक्स बनेगा ना 30%, वो कुल मिला के बनती है 25 मिलियन। तो अब गलतियां 25 + 4 हो गई। अभी भी मुझे लगता है मटीरियल, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट 5 बिलियन है। कितना है? 5 बिलियन। तो 5 बिलियन के प्रॉफिट में कोई अभी 29 मिलियन की गलती है, इममटीरियल। अभी तक सिर्फ हाई लेवल बात कर रहे हैं। अच्छा फिर एक पीडीसीएल के पेंशन के केस का पता लगा, पीडीसीएल के पेंशन के केस का पता लगा, सही है, वो उसमें जो रिकॉर्ड होना चाहिए था ना प्रोविजन, वो होना चाहिए था 1 बिलियन से, 1 बिलियन से, और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब क्यों कह रहे हो मटीरियल? 1 बिलियन तो कम हो जाएगा, यानी अच्छा देखो सुनो, इसके बोला क्या, सबको बताओ जल्दी से वापस। 5 बिलियन का प्रॉफिट है तो उसमें से 5 बिलियन का प्रॉफिट है तो उसमें से, तो ये कह रहा है सर यूजर प्रॉफिट को देख रहा है। यूजर किसको देख रहा है? यही तो कॉन्सेप्ट है। पहले बेंचमार्क देखो यूजर फोकस किस पे कर रहा है, पहले बेंचमार्क देखो कि यूजर फोकस किस पे करता है। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट निकलता है यहां से, वेरी गुड, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट निकलता है यहां से। वो कहा यह जाता है कि आपको सबसे पहले ऑडिट के अंदर देखनी है मटीरियलिटी, कि व्हाट इज मटीरियल। अच्छा हमने कहा कि यार मटीरियलिटी निकालूं कैसे,
मटीरियलिटी निकालूं कैसे, जिसको मैं बेंचमार्क तो बनाऊं ना। ये उसने बोला कि भाई पहले देखो फोकस ऑफ यूजर किसका। प्लीज सुनना, अगर एक आप मुझे बताएंगे हाँ भाई कौन सी कंपनी है प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आप मुझे बताएं प्रॉफिटेबल कंपनी का फोकस ऑफ यूजर। अबे भाई इवन आप भी काम करोगे आपका फोकस भी प्रॉफिट पे ही होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा एक रिसर्च हुई यूजर्स को लेके, कहा यह गया कि यार एक कंपनी अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो हमने उनके शेयर होल्डर्स से पूछा, और ये हिस्टोरिकल प्रूवन बात है और ये पूरी दुनिया में डायनामिक्स यही चलते हैं। हमने कहा कि अगर लेट से आपका जो प्रॉफिट है वो है 20 बिलियन, या हम चलो वही वाली एग्जांपल रखते हैं 5 बिलियन, तो 5 बिलियन का कहा जाता है कि प्रॉफिट का 5% वुड बी कंसिडर्ड एज मटीरियल। अमाउंट कितनी आती है, यानी आप कह रहे हो 250 मिलियन, यही है। ये आ गया 250 मिलियन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अब जब ऑडिट कर रहे होगे आपकी मिस स्टेटमेंट जमा होते 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 सुपर निकल जाए, मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि आप कहोगे शेयर होल्डर का जो बर्दाश्त करने का लेवल है ना वो प्रॉफिट में 5%, उसके बाद उसको चुपेगा। अब कॉन्सेप्ट देखो कैसा प्यारा बनाया, छोटी कंपनी होगी प्रॉफिट भी छोटा होगा, मटीरियलिटी भी नहीं आ रही बात समझ, तो यानी छोटी कंपनी में हर छोटी गलती भी मटीरियल है। नहीं बात नहीं समझ आ रही, यानी देखो अभी तुमने तो बात की सर हमारी पॉकेट मनी 10,000, तो उसमें छोटा मोटा हिसाब किताब आउट होगा मटीरियल। बड़ी कंपनी छोटा मोटा हिसाब किताब आउट होगा मटीरियल नहीं है। तो यही तो कॉन्सेप्ट बनाया, यही तो कॉन्सेप्ट बनाया। तो पहले हम ये कह रहे हैं सर अगर कंपनी लॉसेज में, मैंने उसकी बात की, ऐसी कोई बदतमीजी की, मैंने आपको क्या बोला प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आप अपना दिमाग क्यों चला रहे हैं फजूल में। मतलब भाई इतना सा दिमाग है उस पर प्रेशर उतना डालो जितना मैं सिखा रहा हूँ, होशियारी। सर लॉस मेकिंग कंपनी हुई तो क्या होगा, कोई और हुआ तो क्या होगा। हम बोल रहे हैं प्यार से कि एक यूजर है बेचारा प्रॉफिटेबल कंपनी चला रहा है, तो उसका फोकस किस पे होगा, प्रॉफिट पे, तो हम प्रॉफिट पे लगाएंगे 5%। यानी इस हद तक छेड़खानी अगर कुछ हुई ना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। 5% बेंचमार्क, अब इसको मैं चेंज भी करता हूं ना, पहले तो हम ये कह रहे हैं कि पहले तो इसमें एंटर तो हो जाओ ना। यानी ये हिस्टोरिकली पूछा गया यार, अगर मुझसे भी कोई पूछे ना कि यार सही है आपकी, अगर आपने जो कमाया उसमें अगर 5% का बैड डेट वगैरह होता है तो मैं कहता हूं चलो यार सही है, इससे ऊपर ना प्रॉब्लम होने लगती है। वो यही तो है कि इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अब देखो इन्फ्लुएंस को मैं कैसे कनेक्ट करता हूं, सुनना। एक कंपनी है जिसने ना कोई 300 मिलियन का डेप्रिसिएशन नहीं बुक किया हुआ, कितने मिलियन का, मैं आप सबसे पूछता हूं अगर 300 मिलियन का डेप्रिसिएशन बुक हो जाता तो कंपनी का प्रॉफिट जो कि हुआ नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप शेयर होल्डर बैठे हुए हैं, आप शेयर होल्डर बैठे हुए हैं, प्लीज सुनना, आप शेयर होल्डर बैठे हुए हैं, आप हैं शेयर होल्डर, प्लीज देखो यार, मैं अनाया और मैं अक्सर मैं सारे बच्चों को ये कह रहा हूं, अनाया स्पेशली आपको भी कह रहा हूं, बेंचमार्क कौन सेट करता है, क्या होगा, अभी सब बता रहा हूं ना, थोड़ा सब्र रखो। देखो मुझे मेरे हिसाब से बताने दो ना कि मैं तुम्हारे दिमाग में वो फिक्स करने आया हूं। अगर ऐसा होता तो पहले दिन तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, पहले दिन अगर तुम्हें ये डेफिनेशन पता था ना तुम्हें समझ ही नहीं आता ऑडिट, एटलीस्ट तुम्हें पूरा ट्रिक्स पता है, रिस्क असेसमेंट करेगा यहाँ तक पहुंचे ना। प्लीज जरा होल्ड ऑन, समझो उसको, बात को समझो। पहले मैं तुम्हें अभी पहले आपस की एग्जांपल दी कि क्या हिट होगा, फिर मैंने उसको यहाँ से कनेक्ट किया, अब मैं एक एक करके कनेक्ट करूंगा इसको, डॉट्स जितने भी सारे मैंने कनेक्ट करने, मुझे पता है ना। ये तो सुने प्लीज, फोकस, थोड़ा सा इत्मीनान रखो, आपके सवाल मुझे वैसे ही पता है, तो प्लीज होल्ड ऑन एंड इट विल बी सेटल्ड इन अ ड्यू टाइम। अभी कुछ ही टाइम तो बाकी है, सही सेटल हो जाएगा। सुन लो इधर, अब आगे सुने। अब मैं ये कह रहा हूं
अज्यूम करो कि 300 मिलियन का आपका डेप्रिसिएशन नहीं बुक हुआ हुआ। अच्छा, 300 मिलियन का डेप्रिसिएशन ना बुक होने का मतलब है प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, ऐसा है? अच्छा, आपने वो कैलकुलेट करके, अच्छा आप एविडेंस के बिना पे कह रहे हैं, ऐसा है? अच्छा मुझे बात बताओ, अगर ये 300 मिलियन का डेप्रिसिएशन बुक हो जाता तो प्रॉफिट और ईपीएस, अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर यही 3 मिलियन होता अपार्ट फ्रॉम 300 मिलियन, तो आपकी ईपीएस जो हिट होती बहुत मामूली सी होती। बिल्कुल ऐसा होता, आगे पॉइंट्स में कोई आंसर आ रहा होता। मुझे बताओ, आप शेयर होल्डर सारे, आपने कंपनी की ईपीएस देखी, 300 मिलियन से प्रॉफिट, आपको नहीं पता गलती क्या है पीछे, प्रॉफिट 300 मिलियन से ऊपर, ईपीएस भी तो बढ़ेगी ना। अबे 300 मिलियन अमाउंट होती है तो ईपीएस ज्यादा होगी। यू गाइज विल डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, ईपीएस बढ़ गई है, और कैसे बढ़ी है? सही तरीके से बढ़ी है, डेप्रिसिएशन को रोक के। बात क्लियर है? अच्छा मुझे लगता है कि आप सब जब स्टॉक मार्केट में बैठे होगे ना, आप बोलोगे यार ईपीएस बढ़ रही है, फॉरेन इन्वेस्ट करो, क्योंकि मार्केट में एक शोशा जाएगा कि इसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, क्या आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ? कैसे? अच्छा अब इसको यूं समझो, अगर मैं ओपिनियन मॉडिफाई कर देता, जो कि करना भी चाहिए, 300 मिलियन है, हैव यू गाइज इन्वेस्टेड? अच्छा, वुड यू इन्वेस्टेड by looking at what? Opinion. That these financial statements are not free from. बात समझ आ रही है? अगर 3 मिलियन होता ना, ऑडिटर कुछ नहीं लिखता, आप इन्वेस्ट कर भी लेते, क्या फर्क पड़ता? समझ आ रही है बात? ये कनेक्ट करना चाह रहा हूं, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर, वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। क्लियर है? और मतलब पहले बताओ, अब बात समझ आ रही है? जल्दी से देखो, ये कनेक्टिविटी है ना कि यार इकोनॉमिक डिसीजन यूजर कैसे इन्फ्लुएंस होगा। ऐसे एक कंपनी है, अब तुम लोग मुझे बताओगे मटेरियल इमटेरियल में, तुम्हें समझ आ जाएगी बात, और मुझे इतना पता है कि इस कहानी के बाद बताओगे। सुनिए पहले बताओ, ये पक्का क्लियर है ना कि कैसे मेरा इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर, क्योंकि हमें पता है कि हम ये मार्केट डायनामिक्स देखते हैं और हमने देखा इजी है, वेरी गुड। आगे सुनो, अब मैंने ये कहा कि एक, अच्छा मटेरियल अनसर्टेनिटी है, क्या है? अच्छा, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो उसमें कोई अमाउंट तो नहीं है, सिर्फ अनसर्टेनिटीज हैं। भाई अमाउंट तो इन्वॉल्व नहीं है ना, हाँ या नहीं? देख लो, सोच लो, फिर बता रहा हूं, अमाउंट तो इन्वॉल्व नहीं है ना। भाई हमने गोइंग कंसर्न पे कंक्लूड कर लिया, कंपनी इज अ, पर उसमें सेल्स ग्रोथ अचीव होगी नहीं होगी, वो सारी चीजें अनसर्टेनिटीज हैं, ऐसा ही है ना। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, आगे सुने। एंटिटी ने, इदारे ने उस मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज नहीं किया। इदारा आपके पास आके, क्योंकि देखो मैं इस लेवल पे ले जाऊंगा ना तुम्हारे सवालों को, तुम्हारे दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी। तुम्हें डिसाइड करना होगा मटेरियल है या नहीं है, और तुम ओपिनियन गलत करोगे। आईकेप के पास पेपर वाले नहीं, वो तो भी तुम्हें कराऊंगा, हो जाएंगे तुमसे, पर जिस तरह से मैं तुम्हारे दिमाग से खेलूंगा ना, वो अलग गेम होगी। सुने, कहने का मतलब ये है कि पूरी कहानी तुमने सुनी, मटेरियल अनसर्टेनिटी उसने डिस्क्लोज नहीं की। किसने नहीं की? मैनेजमेंट ने। मैं आज आपसे पूछता हूँ, मुझे आप ये सोच के बताओ कि क्या ये ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर वुड बी कंसिडर्ड एज मटेरियल? इफ यस देन व्हाई? नहीं, पहले ये बताएं, एक यू लाइन से जवाब देना, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? नहीं है, चलो। क्या ये मिस स्टेटमेंट है? उधर ये मिस स्टेटमेंट है, कैसे है सबको बताओ। नोट्स में गलती है, आप तो नोट्स का ऑडिट करते हो। हाँ, आप नोट्स का ऑडिट करते हो, लिखा था ऊपर आपने, और नोट्स में डिस्क्लोज जबकि होना मिस स्टेटमेंट तो है। पहले एग्जाम में भी यही सोचना है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही सोचना है, होशियारी नहीं करना मटेरियल। पहले देखो गलती है या नहीं है। अबे गलती होती नहीं है, बच्चे लिख के आते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट, पहले ये तो देख लो गलती भी है या नहीं है। चलो मिस स्टेटमेंट हो गई उधर जानी। अब तुम बता दो आज, क्या ये मटेरियल है? क्या ये गलती नॉन डिस्क्लोजर, सिर्फ डिस्क्लोजर? मैनेजमेंट आपको कह रही है कमान यार ब्रो, ओनली डिस्क्लोजर, मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है यार। बड़ी अमेजिंग बात है, गलत कह दो, मटेरियल है। बोल रहा है डिपेंड सर, अबे क्या हो गया? मटेरियल अनसर्टेनिटी नाम में लिखा हुआ है।
सवाल बनाने पे आ गया ना एग्जाम में, तुम्हारे दिमाग की धज्जियां उड़ा देगा वो। यहां तक पहुंचा नहीं हूं मैं, फिर बता रहा हूं। अबे क्वालिटेटिव क्या मतलब, मुझे बताओ, अगर ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है, मैं शेयर होल्डर हूंगा ना, मटीरियल अनसर्टेनिटी वाली में कभी पैसे नहीं डालूंगा। नहीं है बात समझ? अबे मैं कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है, नहीं है बात समझ? भाई मुझे बताओ एक ऐसा, देखो डेफिनेशन से कनेक्ट कैसे कर रहा हूं मैं, वो राइटर लगवाना तो बोलता भाई जब भी डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाए तो सोचते रहो। कहानी तो सुन लो पहले, क्या है लिखा हुआ, क्या है? मिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल if it is expected to influence taken on the basis of FS. I believe if आप लोग ये डिस्क्लोजर नहीं देते तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सारे लोग इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं और जो एग्जिस्टिंग मालिक के शेयर बेच के निकल जाते हैं। ऐसा होता? अच्छा, एग्जिस्टिंग मालिक बेच सकता है शेयर? कंपनी अपनी जगह देगी, मालिक चेंज हो जाएगा, वो बोलेगा थैंक यू यार ऑडिटर भाई, आई लव यू यार, क्या आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया, मिस स्टेटमेंट नहीं बोली, बेहतरीन हो गया दादा, पैसे बाहर दूसरे लोग अंदर। तो अब मुझे बताओ, क्या मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर इन्फ्लुएंस हुआ? वो तो इन्वेस्ट करे। अच्छा, इससे बेनिफिट किसको हो गया? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अच्छा, अगर ये पैराग्राफ में, तुम यूं सोचो तो सही, अगर ये पैराग्राफ में डाल देता तो ये शेयर बेचने में इनको दुश्वारी होती, जबकि होनी भी चाहिए। कंपनी को सही करो फिर बेचो, ट्रू एंड फेयर व्यू वो है, ट्रू एंड, पहले बताओ कनेक्ट हो पाए कि व्हाट। अच्छा, यानी मटीरियलिटी का एक अमाउंट वाइज भी सिग्निफिकेंस है और क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस भी है। नहीं आ रही बात समझ? आइए देखो, एक तो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव बात समझ आती है? ये रही तुम्हारे सामने, ये रही। चलो अब बताना, वापस से कहानी फेंकता हूं तुम पे। देखो होती खतरनाक है बट तुम्हें पिक करना है ना, सिचुएशंस हैं, यही तो जजमेंट है, यही तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है। आगे सुने, ऑनलाइन वाले पहले बताओ, यहां तक साथ हैं जल्दी से। मैंने क्या कहा था, आप मुझ पे रहने दें, मैं खुद बचा दूंगा कहानी को, मैं बचा दूंगा मटेरियलिटी क्या होती है, दिमाग में फिक्स हो जाएगा, समझ भी आएगा। इधर सुने, चलें ओके ट्राई करेंगे, ये कह रहे हैं सुने। तो अब हम कहते हैं वापस से शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इधर हम ये कह रहे हैं कि भाई एक केस चल रहा है FBI की तरफ से, उसमें कोई अनाया कह रही क्वालिटेटिव रिपीट करते हैं। बेटा जो अभी बताया था वो क्या था? क्वालिटेटिव था ना, कि अनसर्टेनिटीज डिस्क्लोज नहीं कि इसमें अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, कि हम सेल्स कुछ भी हो सकती है, कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, तो ये सारी अनसर्टेनिटीज थी। सही है? इधर सुने आगे फोकस के साथ। हमने कहा FBI की तरफ से एक केस चल रहा है और FBI आपको ये कह रहा है कि भाई आपने मुझे अब तक जो पैसे देने हैं ना वो 200 मिलियन है। कितने? यानी उसने कुछ मुझे डिडक्शंस अलाउ नहीं की, उसको ऐड बैक करा के जो टैक्स रेट चिपकाया उसका आंसर कितना आया? 200 मिलियन। अच्छा, मेरा लॉयर मुझे ये कह रहा है कि यार ये केस हारने के चांसेस प्रोबेबल नहीं है, अनलाइकली हैं, तो मैं क्या करूँगा? डिस्क्लोज। मैनेजमेंट क्या करेगी? डिस्क्लोज करेगी। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ तक बात समझ आती है? डिस्क्लोज करेगी, ऐसा ही है? ओके, अब सुनना, डिस्क्लोज करेगी। अच्छा, मैनेजमेंट कह रही है यार हम ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि भाई हम जीत जाएंगे। हमने बोला भाई जीत जाओगे, कंटीजेंसी डिस्क्लोज तो करो ना। आप डिस्क्लोज तब नहीं करते जब रिमोट हो। रिमोट चांसेस होते हैं 1 से लेके 5%। जब आपको लॉयर लिख के दे दे कि भाई लूजिंग अ केस इज रिमोट, क्योंकि अब वो लिख के दे रहा है अनलाइकली, वो रिमोट लिख के दे देना तो आप नहीं करें। तो हमने कहा लॉयर को लिखो, तुम लॉयर को बोलो कि भाई रिमोट लिख के दे। लॉयर ने कहा भाई मैं कैसे लिख के दूं, अनलाइकली है, इतना बोल सकता हूँ, रिमोट नहीं बोल सकता। तो क्या वो डिस्क्लोज करेगा? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, डिस्क्लोज करेगा? अच्छा, मिस स्टेटमेंट है अगर डिस्क्लोज ना करे, मिस स्टेटमेंट है, प्लीज सुने। चलिए ये भी बात समझ आती है, 200 मिलियन की गलती है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग या इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर? इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर। चलिए ये भी बात समझ आती है। अब आगे हुआ ये कि हमने फिर कुछ डेप्रिसिएशन में कुछ यहाँ वहाँ गलतियाँ भी देखी हुई हैं, वो कुल मिला के 65 मिलियन बनती हैं। कितनी? 65 मिलियन बनती है। अच्छा, अब मुझे बताओ ओवरऑल बेस पे अब क्या जो भी गलतियाँ हैं, क्या मैं ओपिनियन मॉडिफाई करूँ? नहीं, मटेरियलिटी तो 250 ही है ना, नहीं करेंगे?
65 मिलियन मटेरियल नहीं है। अबे तो वो एग्रीगेट करके देखोगे ना, इन एग्रीगेट। तो देखो यानी एक बात समझ आई, ये यहां से बता रहा हूं तुम्हें, मिस स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। यानी इसका मतलब पता है क्या है, सुने, इसका मतलब पता है क्या, ये कहानी में एक चीज सिखाई मैंने तुम लोगों को। इसका मतलब ये है कि जब पूरा ऑडिट कर रहे होते हो ना, जगह जगह जो गलतियां जमा हो रही होती हैं उसको ऐड कर रहे होते हो, उसको हम कहते हैं समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं? समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। यानी मैं सारी मिसस्टेटमेंट्स को एक जगह जमा कर रहा होता हूं और ये देख रहा होता हूं कि क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट कब होगी? जब वो इस मटेरियलिटी को सरपास कर जाए, बाईपास कर जाए। ऐसा है? बात समझ आती है जी? लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो सिनेरियो आपने बनाया है, इसमें 200 मिलियन आपने सही तरीके से डिस्क्लोज भी कर दी, सब कुछ हो गया। नहीं हुआ ना, नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया। 65 मिलियन का अलग है, तो दोनों को क्रॉस कर गया ना वो। जी हाँ, तो ओपिनियन में तो सबकी आएगी जिसका गलत है, बेसिस फॉर ओपिनियन में। 100 तो ऐसा भी नहीं होता, बस 100 होगा तो उसको लिखने का तरीका होगा ना। 100 में भी फिर मटेरियलिटी को देखेंगे। सही है, तो बताओगे ना, फिर यू शुरू यूं करोगे ना, देयर आर सर्टेन आइटम्स सच एज सर्टेन एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये वो हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। इफ दे वुड हैव बीन रिकॉर्डेड, प्रॉफिट वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट और XYZ। पूरे कसीदे तो नहीं करने ना, तो आप टोटल बताएंगे ये गलतियां हैं। सही है, अच्छा, मीन्स सारी मिस स्टेटमेंट्स को जमा करना होता है। सही है भाई? तो आप जब ऑडिट कर रहे होते हो तो अलग अलग बंदा अलग अलग काम कर रहा है ना, उसके हेड में कोई गलती निकली, पीपी में अलग गलती निकल सकती है, रिसीवेबल में, इन्वेंट्री में, सेल्स में, हर जगह अलग अलग गलती हो सकती है। तो जब अलग अलग गलती होगी तो सारी गलतियों को हम जमा करेंगे और आखिर में कंक्लूड करते वक्त, क्योंकि देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था मैं तो भूल ही गया। ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, and how do you obtain reasonable assurance? By obtaining evidence. And I think that at the conclusion stage you guys all have evidences, and in evidences if there are some misstatements you will aggregate it and look whether these exceeds materiality or not. And if these exceeds materiality, that means that financial statements are not free from material misstatement, and I am focusing here on materiality. वाई नॉट फोकसिंग ऑन मिस स्टेटमेंट्स? वो तो सीख लिया ना, वो जमा करते 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 एक साथ लाओगे और देखोगे क्या मटेरियलिटी क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है। क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात समझ आती है? हाँ जी। इस एग्जाम्पल में इमटेरियल नहीं भाई, इस एग्जाम्पल में क्या था? मटेरियल कैसे था? 200 मिलियन का डिस्क्लोजर का इम्पैक्ट, और भाई इम्पैक्ट तो होगा ना, आप एक चीज छुपा रहे हो उससे 200 मिलियन की, जो कि बतानी चाहिए। अगेन इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मटेरियल थिंग। जल्दी बताओ, ऑनलाइन में तो बात समझ आती है, जल्दी से। मटेरियलिटी को क्रॉस टू मटेरियल, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो यानी हम यूं कहें कि अगर मटेरियलिटी को क्रॉस कर लिया तो हमारी मिस स्टेटमेंट सिर्फ मिस स्टेटमेंट कहलाएगी या मटेरियल मिस स्टेटमेंट? मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। क्लैरिटी है भाई? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। चलो एक और एग्जाम्पल फेंकते हैं, आ जाओ, पैसे दिमाग में आ गई, सुनते हैं। वैसे समझने के लिए एक सर मटेरियल की अमाउंट कैसे पता चलेगी? बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया, उसका कितना ले लिया अभी तक? अभी तो मैंने बताया बेटा। देखो वो कहता है क्या, मटेरियलिटी निकलती कैसे? सुने, वो कहता है सबसे पहले आप ये देखो यूजर का फोकस किस पे, प्रॉफिटेबल कंपनी में किस पे होगा। इन एनी केस फॉर ईच एंड एवरी प्रॉफिटेबल कंपनी यू विल पुट या सेलेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज अ बेंचमार्क, उसके ऊपर ले लोगे 5%। ये हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं कि हर कंपनी में किसी भी शेयर होल्डर को 5% की कमी की इश्यू बर्दाश्त नहीं है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? नहीं, अभी मैं 5% को चेंज करना भी सिखाऊंगा। मैंने अगेन आपको क्या कहा है, आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें, मैं सारी बातें खुद बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको क्या बेंचमार्क या ये कुछ करना सिखाया या सिर्फ हाई लेवल व्यू दिया है। अभी तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं वेदर यू वुड कंसिडर इट एज अ मटेरियल और नॉट। अभी इतनी सी बात है, अभी आगे तो मैं खुद एक एक करके बता रहा हूं, तभी तो क्लास अभी तक चल रही है। सुनिए इधर, फोकस। वापस एक एग्जांपल, आप एक एनजीओ का ऑडिट करने गए, सही है, यहां पे लिखते हैं,
मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, सही है। ऑनलाइन वालों आप भी बताएंगे। इधर आप एक एनजीओ का ऑडिट करने गए, सही है, तो आप पूछते हैं, आप बताएं जी, आप ये बताएं कि एनजीओ में जो यूजर का फोकस है वो सरप्लस पे होता है? एक मिनट, वही बताएंगे सिर्फ, यूजर का फोकस सरप्लस पे होता है? नहीं, अच्छा, यूजर का फोकस ये कह रही है सर सरप्लस पे नहीं होता, क्योंकि इसका सरप्लस तो घर पे लेके जाया जा नहीं सकता, प्रॉफिट एट्रीब्यूशन होती ही नहीं है। चलो एक मौका दिया, ये तो हो गया। दूसरा बताओ किस पे फोकस होता है? पहले तो ये सोचो यूजर कौन होता है। यस, तो आपने पहले कहा कि भाई जो यूजर होता है वो डोनर्स होते हैं, सही है। इनका फोकस किस पे होगा? एक मिनट सोच के देखो, सोचो। यस, एक्सपेंडिचर्स, हाँ एक्सपेंडिचर्स, फोकस। भाई जो डोनर पैसे दे रहा है वो बोलेगा मेरे पैसे कहां लग रहा है, नहीं आ रही बात समझ? तो प्रॉफिटेबल कंपनी में प्रॉफिट पे क्यों होता है? तो प्रॉफिट घर लेके जाना है। बात समझ आ रही है यार? दिस इज एज मच एज इजी, सिंपल बात है, क्लैरिटी है। आगे सुने फोकस के साथ। अब यानी अब हमने कहा कि यार यहां पे देखो, जैसे बच्चे ने सही कहा, डोनेशन की एप्रोप्रिएशन पता है, एप्रोप्रिएशन कहां होती है? एक्सपेंसेस में। अच्छा, अब मैं इसका एक परसेंटेज ले लूंगा, कितना परसेंट? 5%। अभी परसेंटेज पे भी खेलते हैं, पहले बताओ बेंचमार्क सेलेक्ट करना आया? अच्छा, यानी आप जिस भी इदारे का ऑडिट करने जा रहे हो ना, आपने ये देखना है कि भाई यूजर का फोकस उस इदारे में क्या है। प्रॉफिटेबल कंपनी में किस पे होगा? प्रॉफिट पे होगा। अच्छा, ऑनलाइन वालों बताओ, यहां तक बात समझ आ रही है? जल्दी से मेरे बच्चों, फिर ऑडिट का असल क्रक्स बताता हूं जल्दी से। सारे बच्चे क्लैरिटी है भाई? तुम सबको पता लग रहा है, क्लियर है? आगे सुनते हैं, प्लीज सुनना फोकस के साथ। तुम बताओगे, सोचने का सलीका दिया, रटा नहीं लगवा रहा। इधर सुनो, हमने कहा अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। अच्छा, अनदर एग्जाम्पल के अंदर हमने कहा कि एक अज्यूम कर रहे हैं कि एक बैंक है, सही है, और वो बैंक लॉस मेकिंग है, तो प्रॉफिट पे तो नहीं जा सकते, ऐसा ही है। अच्छा, उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ब्रीच है, ब्रीच है ना। अच्छा, अब आप ऑडिट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। उसका फोकस एसेट्स पे होगा, वैसे लायबिलिटीज पे होगा, इक्विटी पे होगा, या रेवेन्यू पे होगा? एक मिनट, अभी मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सोच ले, पहले एब्जॉर्ब कर ले। बैंक है, लॉस मेकिंग है, सही है, और कार ब्रीच हुआ हुआ है। ये सारी तुम्हें इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिल गई है, ये अंडरस्टैंडिंग से। अब तुम्हें डिसाइड करना ना मेरे लिए जो है फोकस क्या है, तो उसी फोकस में छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी। भाई जिस पे वो फोकस कर रहा है उस पर छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो। देखो, ऑडिट आप कर किसके लिए रहे हो? यूजर के लिए। तो पहले देखो यूजर का फोकस किस पे है और किस एरिया पे छेड़खानी उसको बर्दाश्त। तो प्रॉफिट तो प्रॉफिट, डोनेशन होता है डोनेशन। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो इन्होंने अपने बता दिया, बहुत सारे बच्चों ने, कुछ ने सही भी बताया। तो जानी आप बताओ आज जी किस पे फोकस होगा? अच्छा भाई, एक जवाब आया इक्विटी, ओके, इक्विटी, इक्विटी, रेवेन्यू, लायबिलिटी पे, एसेट पे, रेवेन्यू पे, एसेट्स पे। आप बताएं। इक्विटी इज द राइट आंसर। फोकस ही उस पे ना, कार ब्रीच हुआ हुआ है। देखो कैपिटल, क्योंकि देखो कैपिटल ब्रीच हुआ हुआ है तो उसका फोकस किस पे होगा? कैपिटल पे। इक्विटी उसको वो सही करनी है। अब उसमें और उसमें वो छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे ज्यादा छेड़खानी बर्दाश्त नहीं हो सकती। देखो कार ब्रीच में ना, आपको याद करो सवाल में सिखाया था मैंने,
कि देखो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ब्रीच है। अच्छा कार सही होता ना तो फिर मैं रिवर्स आता, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे आता, सही है, उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड कर लेता, जीपी पे आ जाता, रेवेन्यू पे आ जाता, यूं चलता ऊपर। तो देखो आप खुद सोचो ना, अगर आप कह रहे हो प्रॉफिट नहीं है, मैं सिर्फ सोचने का सलीका दे रहा हूं तुम्हें, तुम कह रहे हो एक चलो लॉस है, तुम बोलोगे अच्छा लॉस के ऊपर वाली चीज को सही करना होगा, नहीं है बात समझ। अच्छा फिर लॉस के ऊपर वाली चीज जीपी को सही करना होगा, जीपी नहीं तो पे किसको करना होगा, रेवेन्यू को। ये बात है, फोकस समझें कि देखो आप देखो ना, आप पहले ये देखो बोलता क्या क्या मटीरियलिटी ऐसे तो नहीं निकलती। पहले आप ये देखो ऑडिट किसका कर रहे हो, कंपनी का, कंपनी का यूजर कौन है उसको देखो, हालात वाकयात में उसका फोकस, और उसमें छेड़खानी देखो। अब बात रह गई है परसेंटेज की, उस पर आते हैं। लाइबा कह रही है समझ नहीं आया, लाइबा क्या नहीं समझ आया इसमें? एक तो ये बोलते हो ना जब मेरी हेड आती है इस पर समझ नहीं आया, भाई क्या नहीं समझ आया ये तो बताओ ना। नहीं, you are a loss making company but your equity is not negative, right? You want to protect your equity. तो अल्टीमेट फोकस, अच्छा अल्टीमेट फोकस और बैंक उसका एसबीबी का किस पे होगा, इक्विटी पे। एक बंदा नया कंपनी खरीदने आएगा, बोलेगा भाई अब बंद हो रहा है ना बैंक, तो अब इक्विटी देखो, एग्रीड। तो तभी तो इक्विटी देख रहा है, तभी तो इक्विटी देख रहा है कि कार मीट करना है ना उसको, तो कैपिटल्स को एडुकेट करना है। अच्छा मैं कह रहा हूं कार ब्रीच नहीं होता, लॉस में होता, तो आप कहते हैं कि भाई लॉस है तो मैं लॉस तो सर अभी बताता हूं, 1 मिनट करके सुने सर, ये इक्विटी वाला पॉइंट एक्सप्लेन करते भाई, मैं सिंपल बताता हूं। मैं एक बैंक का ऑडिट कर रहा हूं, वो लॉस में है, सही है। अच्छा मैं लॉस देखता हूं तो मैं ऊपर जाता हूं तो मैं कह रहा हूं जीपी आ रहा है, मैं ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर मैंने पहले मटीरियलिटी मेरे बच्चे ने निकाली। सुन ना, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो। बैंक है ना, इनकम उसकी कमाई है, डिपॉजिट पे एक्सपेंस उसका एक्सपेंस है, नेट उसका मार्जिन आता है, ऐसा ही है ना। अच्छा मेरे बच्चे ने कहा कि सर देखें मटीरियलिटी निकाल के लाया, तो मैं तो देखता हूं कि भाई मटीरियलिटी सही है या नहीं, क्योंकि अगर मटीरियलिटी गलत हुई ना आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? देखो अगर मटीरियलिटी भी एक जजमेंट है ना, पर इट हैज टू बी राइट। अगर आपने मटीरियलिटी गलत निकाली तो आप हो सकता है कि एक 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 मटीरियल चीज को इमटीरियल कह दो। एक पहले बताओ यहां तक बात समझ आ रही है कि एक मटीरियल चीज को इमटीरियल कह दो। लाइबा कह रही है रेवेन्यू भी तो दे सकते हैं ना बेटा, ये आप नहीं बताएंगे, ये मैं बताऊंगा, क्योंकि आई हैव अ प्रॉपर जजमेंट एंड यू, सही है ना। तो वो मुझे पता है, इसमें ये मुझे नहीं पता कि रेवेन्यू भी तो हो सकता है। If you are saying that revenue भी तो हो सकता है, you should come up with the logic. I am giving you the logic. एक एक बात में मेरी एविडेंस है। मैं इंकरेज करता हूं आप कोई नई लॉजिक ले आओ, तो मैं जाके अपने ऑडिट पे चेंज कर दूंगा वो। भाई आई एम ओपन इट, आई एम ओपन फॉर इट। मैं तो नहीं मना कर रहा आपको, मैं तो इस बात में इतना खुश होता हूँ कि मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, मैं ऑडिट टीम को लेके बैठा हूँ, तभी तो मैंने बोली पूछ रही हूँ आप, सही है। सुनो इधर देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझो ना कि मैंने भी तो अपने टीम मेंबर को बोला जा निकाल के ला मटीरियलिटी, उसने अपना पूरा दिमाग लगाया। और मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, फोकस करना, इफ यू कीप ऑन राइटिंग ना यू विल मिस इट। सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं सुने क्या कह रहा हूं। इसमें कहानियों में तो वो होता है ना कि कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है कि असल में एप्लीकेशन कैसे हुई है, और ऐसे नहीं निकलती मटीरियलिटी इन कंपनीज की या बैंक्स की, पूरी डिस्कशन होती है पार्टनर्स के साथ, वो ओके करते हैं। अदरवाइज तो आप मुझे बताओ ना, एक मिस स्टेटमेंट मटीरियल होगी, आप बोलोगे नहीं है, ऐसा ही है। रेवेन्यू तो ज्यादा होता है ना यार, और इक्विटी में तो कट पटा के कुछ बच जाता है। आप मुझे एक बात बताते हो, प्लीज सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। अगर आपने बेंचमार्क बड़ा सेलेक्ट किया तो आपकी मटीरियलिटी भी, तो आपके लिए जितनी भी मिस स्टेटमेंट्स हैं इमटीरियल हो जाएंगी, तो आपका कंक्लूजन सही होगा, गलत हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है मटीरियल मिस स्टेटमेंट का। पहले यू नीड टू डिटरमाइन द राइट मटीरियलिटी। बेंचमार्क पहले उठाओ, परसेंटेज पे बात करते हैं, अभी हम किस पे बात करते हैं, बेंचमार्क के ऊपर। आप बताओ मेरे बच्चों ऑनलाइन में, तो ये बात समझ आ रही है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द बेंचमार्क। परसेंटेज पे आता हूं अभी मैं, आते हैं अभी, पहले हम किस पे बात कर रहे हैं, बेंचमार्क के ऊपर। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। कहानी यहां से शुरू करते हैं कि हमने लॉस देखा, हमारे बच्चे ने कहा कि हमें जीपी पे निकाल के आ गया। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के बाद भी, यानी आप यूं समझो कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस किए ना तो लॉस था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं ले सकता। फिर आपके पास एक तरीका ये होता है कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ना डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन नॉन कैश को ऐड कर दो,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन हो जाता है वो, EBITDA ऊपर चले जाते हैं। अच्छा वो भी नहीं आ रहा, तो बच्चे ने कहा सर मैं जीपी उठा रहा हूँ। क्या उठा रहा हूँ? ग्रॉस प्रॉफिट। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आ रही है ऑनलाइन? जल्दी से फोकस होकर बताओ। जीपी उठा रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट पे वो परसेंटेज लगा के लाया, तो अब कहानी सुनना, मैं कैसे इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा, ये मिस हुआ तो आपकी गलती है, और ये प्रैक्टिकली कोई भी नहीं बताएगा। सुने इधर, उसने जीपी पे निकाला, मैं बताता हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या थी। उसने क्या सोचा था, उसने बोला जीपी पे। मैंने कहा भाई जीपी पे क्यों निकाल के लाए हो आप? तो उसने बोला कि सर इसलिए निकाल के लाया हूँ क्योंकि लॉसेस में, और मैं इंटरेस्ट तो नहीं, खैर अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहा हूँ तो भी प्रॉफिट नहीं है, तो जब मैं वर्क बैक करके ऊपर पहुंचा हूँ, जीपी तो पॉजिटिव है, तो उस पर मैंने कहा पहले मेरी एक बात का जवाब दो, क्या यूजर जीपी पे फोकस कर रहा है? नहीं। तो वो तो ये चाह रहा है कि मेरी इक्विटी किसी तरीके से बचे। तो अब जो भी गलतियां होंगी वो इक्विटी को हिट करेंगी, तो उसका फोकस किस पे है? आई जस्ट नीड अ बेंचमार्क टू कैलकुलेट मटीरियलिटी। अच्छा अगर मैं सही बेंचमार्क पिक किया ना, तो मेरा परसेंटेज जो लगेगा उस पर जो आंसर आएगा वो भी एप्रोप्रिएट रहेगा। क्योंकि देखो ना, अब मुझे बताओ रेवेन्यू तो ज्यादा ही होगा ना, और इक्विटी श्रिंक हो रही है, तभी तो कैपिटल एडिक्वेट नहीं है। तो अब पता है मुझे स्टैंडर्ड किस तरफ लेके जा रहा है? स्टैंडर्ड इस तरफ लेके जा रहा है कि तुम इक्विटी पे परसेंटेज लगाओगे ना, तुम्हारी मटीरियलिटी कम आएगी और तुम फोकस ज्यादा करोगे। नहीं आई बात समझ? अगर तुम्हारी मटीरियलिटी कम आएगी तो तुम्हारे लिए हर छोटी से छोटी चीज भी क्या होगी? तो तुम सही कराते रहोगे, क्योंकि यूजर का रिस्क एपेटाइट ही नहीं है। नहीं आई बात समझ? देखो यूजर का रिस्क एपेटाइट नहीं है ना, तुम अगर वो छोटी से छोटी गलती भी सही कराते रहोगे तो उसकी इक्विटी बचती रहेगी। और अगर तुम जीपी पे जाते हैं तो तुम कहते लेट इट बी, गलती है तो है, उसकी इक्विटी और खराब हो जाती। नहीं आई बात समझ? देखो लॉजिकल बात समझ आ रही है? दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो मैंने उसको ऐसे समझाया, मैंने कहा भाई देखो ये मसला। बोला हाँ सर आप सही कह रहे हैं। तो पहले बताओ मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दिस वाज द फोकस। फिर मैंने पार्टनर के सामने ये रखा, तो पार्टनर ने बोला हाँ यार यू आर राइट, वी शुड फोकस ऑन इक्विटी, क्योंकि वी नीड टू प्रोटेक्ट इक्विटी एंड द यूजर नीड टू प्रोटेक्ट इक्विटी। तो मैंने कहा फिर सुनना अभी मेरी बात। तो अब देखो फिर ये स्लो साबुन बोल रहा है इक्विटी वाली बात, जीपी वाली बात नहीं समझ आई। अबे भाई ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर का ज्यादा होगा ना, उस पर मटीरियलिटी लगाओगे परसेंटेज तो वो ज्यादा आएगी। इक्विटी आपकी लॉसेस की वजह से श्रिंक होती जा रही है, तो एक छोटे बेंचमार्क पे रेट लगाओगे तो मटीरियलिटी कम आएगी, और एक बड़े बेंचमार्क पे रेट लगाओगे तो मटीरियलिटी ज्यादा आएगी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर बड़े बेंचमार्क के ऊपर रेट लगाओगे तो मटीरियलिटी ज्यादा आएगी, तो इफ यू कीप ऑन मिसिंग द मिसस्टेटमेंट्स बाय सेइंग दैट दिस इज इमटेरियल, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इक्विटी और कम हो जाएगी। जबकि आपका मकसद किसको बचाना है? आपका या शेयर होल्डर का? तो आपने तो ये देखना था ना कि राइटली वो किस पे फोकस कर रहा है। अब बताओ मुझे कि अगर मैं इक्विटी पे परसेंटेज लगाता तो बेंचमार्क छोटा होता, मटीरियलिटी भी, और मैं हर एक छोटी से छोटी मिसस्टेटमेंट को जाने नहीं देता, मैं बार बार धमकी देता, ओपिनियन मॉडिफाई कर दूंगा, ओपिनियन मॉडिफाई कर दूंगा, वो सही करता जाता। और अगर वो सही करता जाता तो उसकी इक्विटी में मसले अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव के कोई आपके एफएस के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पहले ये तो समझ लो ना कि यूजर के लिए मटेरियल है क्या। अब मैं आप सबसे पूछता हूं इस पूरी कहानी के बाद, यूजर के लिए जो मटेरियल है वो छोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है? आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि आपने बेंचमार्क सही सेलेक्ट किया, क्योंकि आपने बेंचमार्क सही सेलेक्ट किया, तभी तो आपको पता लग रहा है ना कि यूजर के लिए हर एक छोटी से छोटी मिस स्टेटमेंट भी क्या है? मटीरियल है। तो पहले बताओ भेजे में ये बात फिक्स होती है? मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूं बच्चे इसका रट्टा लगाते हैं, किसी के बाप को नहीं समझ आता कि क्यों इक्विटी पे जा रहा हूं। पर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट प्लेट में रख के दे दिया। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये देखो कि दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं जीपी में निकालता, मेरी मटीरियलिटी का जो साइज या अमाउंट आता वो ज्यादा आता, आपकी कोई मिस स्टेटमेंट्स होती, यू वुड हैव लेट इट गो। आप क्या कहते हैं? मटीरियल, मेरे ओपिनियन पे इफेक्ट, पर असल में उससे ओपिनियन पे इफेक्ट नहीं आ रहा, तो भाई उसकी इक्विटी ठुकती जा रही है ना। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर तो इन्फ्लुएंस होता, जबकि अब हो नहीं रहा होगा। ये गलती किसकी है? ऑडिटर की। उसने बेंचमार्क क्या सेलेक्ट किया है? गलत सेलेक्ट किया, जबकि उसको सेलेक्ट करना चाहिए बिल्कुल सही। जस्ट बाय लुकिंग एट
दैट व्हाट इज द फोकस ऑफ द यूजर, अगेन ये भी एक जजमेंट है। पर अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या आर यू गाइज अलाइन विद माई जजमेंट, कि किस तरीके से मैंने उसको बोला कि ये फोकस करना चाहिए। तो देखो, अगर मटीरियलिटी गलत होती ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ पूरा ऑडिट गलत हो जाता। और पूरा ऑडिट कैसे गलत होता? कंक्लूजन ही गलत हो जाता, इक्विटी और ढुक जाती और कंपनी का दिवाला निकल जाता। वैसे ही वो कार ब्रीच है और गलतियों से और ब्रीच हो जाता। क्लैरिटी है? अच्छा, अब एक सवाल प्लीज इधर। अब एक चीज आई यहाँ पे कि बेंचमार्क इन बैंक इज इक्विटी एंड वी विल मेक, नहीं वे किसने कहा ये कौन कह रहा है बेंचमार्क इन बैंक इज इक्विटी? नहीं, प्रॉफिट होता। अगर प्रॉफिटेबल होता तो मैं फोकस किस पे कर रहा होता? प्रॉफिट पे। अच्छा, वो कोई कह रहा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 25% है, तो यूजर बोलता सही है ना, मैं उस पर क्यों फोकस करूं? अब अपने को फोकस है पैसा कमाना, प्रॉफिट। क्लियर है? इक्विटी सही है, प्रॉफिट नहीं है, पर प्रॉफिट बिफोर जो अमोर्टाइजेशन और टैक्स है वो सही आ रहा है, वो होता। अब देखो, आप वर्क बैक करते हो ना, यार इसको बचाना है, इसको बचाना है, इसको बचाना है, इसको बचाना है। अब तो बचाना ही किसको है? इक्विटी को। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर, बैंक में तो कैश फ्लो को भी ले सकते हैं ना मटीरियलिटी की जगह, अगर प्रॉफिट में हो बैंक तो। यार ये आपको कौन बता रहा है? यार वो कौन बता रहा है? कैश फ्लो को क्यों लूंगा, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है। यूजर ये बोलेगा कि मेरे कैश फ्लो में मसला है। कैश फ्लो तो भाई आपके बिजनेस से ड्राइव होता है ना सर। आउटफ्लो में लिटिल मिसस्टेटमेंट भी मटीरियल होगी ना, कंसिडरिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अबे हैं क्या बोल रहा है भाई? कौन सी चीज सही है? बोला आउटफ्लो में, अबे वो पेमेंट है, तुम पेमेंट्स को वेरीफाई करने गए हो, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस को। पेमेंट तो उसके बाद होती है ना, अक्रूवल के बाद, वो तो अलग से वेरीफाई होते हो। तुमने अगर बेंचमार्क कैश फ्लो को रखा ना भाई, गए तुम। कैसा फोकस है भाई? यूजर का फोकस कैश फ्लो नहीं है ना। देखो अगेन, मैंने फिर ये कहा कि अगर आप ऑल टुगेदर किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और एनजीओ है, तो एनजीओ का भी तो फोकस पेमेंट पे नहीं था, एक्सपेंडिचर पे था। एक्सपेंस होना अलग बात है, पे होना। आप ये देखो ना कि मेरे एक्सपेंसेस सही रिकॉर्ड हो रहे नहीं हो रहे, सही जगह हो रहे नहीं हो रहे। पेमेंट तो उसका रेजिडुअल अमाउंट होता है कि बाद में पे हुआ जाता है। आप फोकस किस पे करते हो? एक्सपेंसेस पे। अच्छा, लॉस मेकिंग और कार ब्रीच हो तो किसको बेंचमार्क रखेंगे? बेटा ये अभी मेरे वालिद साहब ने क्या किया? ये लॉस मेकिंग और कार ब्रीच हो किस पे किया है? इक्विटी। भाई कौन सी चीज सही है यार? इधर सर, अगर कार ब्रीच ना हो और एक बैंक लॉस में हो तो हम बेंचमार्क नहीं। देखो फिर वर्क बैक करोगे ना। देखो अगेन तुम फिर अड्डा लगा रहे हो। वो बोला ये बता दो क्या करना है इस केस में। ओ भाई, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। मटीरियलिटी का पूरा चैप्टर मैंने तुम्हें हाई लेवल व्यू दिया है, सिर्फ ये समझाने के लिए। मेरा क्या चाहे मैं रिपोर्ट में बोल दूं मटीरियल चीज ये होती है, पर तुम्हें देखो पूरा क्रक्स देना है कि व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। वैसे आपस की बात है, 50% तो हो ही चुका है। वैसे 50% तो मैं घुमा चुका हूं इसको, अब खाली मुझे इसको कनेक्ट करना है डॉट्स को सारे। आगे सुने प्लीज, फोकस करा इधर। अच्छा भाई, सॉरी सर मिस कोड कर दिया। अगर किसी कंपनी के एफएस के, मेरा सुना यार, जवाब दो फजूल सवाल का इधर। सॉरी सर मिस कोड कर दिया था। अगर किसी कंपनी के एफएस में यूजर बैंक हो तो कैश फ्लो को ले सकते हैं मटीरियलिटी के लिए? पूछ रहा। अबे भाई मैं कह रहा हूं यूजर बैंक हो तो यूजर का फोकस कैश फ्लो पे नहीं होगा ना सिर्फ यार, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज पे होता है। तो अगर यूजर बैंक है तो आप बोलोगे भाई मैं एसेट की क्वालिटी पे देख सकता हूं और उसके ऊपर प्रॉफिट्स पे ही देखूंगा, क्योंकि उसका मकसद ये है कि जितना कमाएगा उसमें से पैसा देगा। मतलब तुम लोगों की सोच पता नहीं कैसी, मुझे समझ नहीं आती। कहां से क्या करते हो यार? इधर सुनो। नहीं मैं ये बोल रहा हूं ना, सुनो तो सही ना, समझो तो सही। भाई बोल रहा बैंक यूजर है। अब बैंक यूजर है तो तेरे कैश फ्लो पे नहीं फोकस कर रहा है यार, वो तुम्हारे इंटरेस्ट कवर को देखेगा कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जिस जिस चीज को देगा सबको बेंचमार्क बना दो। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मींस फोकस ऑन प्रॉफिट। इफ देयर इज नो प्रॉफिट देन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इफ नॉट दैट अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, फिर जीपी, फिर रेवेन्यू, फिर इक्विटी, फिर एसेट और लायबिलिटीज। ये बात है डिपेंडिंग अपॉन क्या आप कहें। देखो अगेन ये तो मैंने बड़ा एक हाई लेवल बात बताई है, मटीरियलिटी का पूरा चैप्टर है। हमने तो सिर्फ एक फोकस किया है कि यार वेयर डू यूजर फोकस, और मेरे लिए मटीरियलिटी निकलती कैसे, क्लैरिटी है। अच्छा अब
सर यानी यहाँ कार ब्रीच हो रहा है इसलिए वर्क बैक करके इक्विटी को बेंचमार्क बना लिया। यार हंसना क्या कह रही हो बातें यार, अभी तो मैंने बताया यार भाई, वर्क बैक करके हमारी टीम की चौरंगियां किस पे निकाल के लाई थी? सुनते क्यों नहीं हो? जीपी पे निकाल के लाए थे। जीपी मना क्यों किया? उससे मटीरियलिटी का बेंचमार्क ज्यादा था तो मटीरियलिटी भी ज्यादा आ रही थी। मसला यह था कि यूजर का फोकस ग्रॉस प्रॉफिट था या इक्विटी को बचाना, और अगर इक्विटी पे बेंचमार्क लेता तो मेरी मटीरियलिटी कम आती और हर एक छोटी से छोटी चीज भी मेरे लिए क्या कहलाती, और मैं उसको सही करवाने पे मजबूर कर देता, और वो सही करते करते उसकी इक्विटी प्रोटेक्ट हो जाती, जो कि होनी भी चाहिए। ये कह रहा हूं। हाँ, you would have gone to GP if your equity would have been positive. There were no issues related to car. तो आप वर्क बैक करके अलग अलग बेंचमार्क पे जा सकते हो। उसमें आप कहते हैं सही है यार, मतलब सही है, इस कंपनी का रिस्क एपेटाइट सही है, इक्विटी का कोई अभी मसला नहीं है, तो हम तभी वहां तक रहते हैं। इट डिपेंड्स सोनली अपॉन के वेयर द यूजर इज फोकसिंग ऑन। अभी हमने एक हाई लेवल बात की है, इस पर और बात होना बाकी है। पहले इतना बता दो, सिर्फ इस पूरी कहानी में मतलब हम सर उस चीज से मटीरियल डिटरमाइन करेंगे जिस पर यूजर का फोकस है। क्या हम यही कह रहे हैं सुबह से? हम मटीरियलिटी उस चीज से डिटरमाइन करते हैं जिस पे किसका फोकस हो, और आप कहते हो उसमें इतने % की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है। पहले बताओ, बात समझ आती है? अब मैं तुमसे एक दो चीजें पूछूंगा फिर हम क्लास ऑफ कर देंगे। सुने, परसेंटेज का हल्का फुल्का तस्करा, बेंचमार्क समझ आता है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बेंचमार्क समझ आता है? अब मुनीब सजाद कह रहे हैं कि सर इक्विटी प्रोटेक्ट कैसे होगी? तू गन लेके खड़ा होगा ना बे भंगी। इक्विटी प्रोटेक्ट ऐसे हो रही है ना कि हर छोटी से छोटी गलती मैं सही करवा रहा हूं, और अगर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप जीपी पे जाते हैं, आपकी मटेरियलिटी का साइज ज्यादा होता तो आपकी गलतियां, आपको मटेरियल आप बोलते नहीं करता, नहीं कर सही, मैं ओपिनियन सही दे देता, जबकि उससे इक्विटी इफेक्ट हो जाती। पहले बताओ बात समझ आ रही है? भाई इस तरीके से इक्विटी प्रोटेक्ट हो रही है, क्योंकि उसको भी प्रोटेक्ट करनी है तो हम भी उसी फोकस करेंगे ना। वैसे यूजुअली शेयर होल्डर को क्या प्रोटेक्ट करना होता है? प्रॉफिट। इस केस में क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? इक्विटी। हम भी वही कर रहे हैं। क्लैरिटी है? बात समझ आती है भाई? अच्छा, अब प्लीज सुनना फोकस के साथ। इधर सवाल तो साइड में हो गया ना बिला वजह की बात पे। इधर सुनो, सवाल ये था, अब मैं तुम सबसे पूछता हूं। एक कंपनी है जिसमें तुमने बेंचमार्क डिसाइड कर लिया, इक्विटी अज्यूमिंग, और इस कंपनी में तुम्हें पता लगा कि हिस्टोरिकली गलतियां ज़्यादा होती रही हैं। तुम्हारा पहला साल है, तुमने पिछले ऑडिटर से पूछा, उससे बात कर सकते हैं, हाँ मैं लाउड होता है, उसको हम बोलेंगे तुम्हें कोई इश्यूज़ पता है, उसने बोला यार बहुत गलतियां करते हैं ये। मैं तुम सबसे पूछता हूँ, तुम्हारी मटीरियलिटी की परसेंटेज कम होनी चाहिए, ज़्यादा? कम होनी चाहिए। बेंचमार्क फिक्स हो गया, अब परसेंटेज कम होगी कि तुम्हारा रिस्क ज़्यादा है। अब तुम हर छोटी से छोटी चीज़ पे फोकस ज़्यादा करोगे। नहीं आई बात समझ? देखो यूं समझो ना कि अगर एक कंपनी है जिस जगह हिस्टोरिकली एरर ज़्यादा रहे, सही है, तो अब बताओ परसेंटेज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क असेसमेंट। बात आ रही है समझ? तो अगर तुम्हारा ऑल टुगेदर सब समझ गए, बेहतरीन। अब सुनो, अगर रिस्क किसी जगह ज़्यादा है किसी कंपनी में, तो वहाँ पे तुम मटीरियलिटी की परसेंटेज, नॉट बेंचमार्क, कम रखेंगे ताकि तुम्हारे लिए हर छोटी से छोटी चीज़ क्या हो। अब देखो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अबे भाई ऐसा मैं कभी नहीं सिखाता, लॉजिकल। कल जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा ना, मैं तुम्हें पूरा ऑडिट का दुनिया सिखाऊंगा कि चीज़ें निकालते कैसे हैं। इसी मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाऊँगा। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? यानी पहले एक साथ सारे बच्चों बता दो, बगैर रटे के बेंचमार्क और परसेंटेज का खेल समझ आता है? अच्छा, परसेंटेज आपकी कम होती रहेगी अगर आपका रिस्क बढ़ता रहेगा, क्योंकि यू विल से कि भाई नहीं जानी नहीं, इस कंपनी में गलतियां ज्यादा होती हैं। तो जो, अच्छा इसको यूं भी सोचे, एक कंक्लूड करने के लिए तुम्हारी मोहब्बत में बात, अगर तुम्हें ये पिक हो गई ना, मैं बता रहा हूं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल तो मैं इस पर 4 चांद लगा दूंगा इस कॉन्सेप्ट पे। सुनो इधर प्लीज, कहने का मतलब ये है, मैं तुम्हें लॉजिकली सोचने का तरीका दे रहा हूँ। अगर तुमने परसेंटेज कम रखी ना, प्लीज सुनना मेरे ऑनलाइन में, तो तुम लोगों ने भी जवाब देना है। अगर तुमने परसेंटेज कम रखी तो तुम तो वैसे ही सैंपल पे ऑडिट करते हो, तो जो सैंपल में नहीं आया वो तो टेस्ट ही नहीं हुआ, हाँ या नहीं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बात समझ आ रही है? तुम वैसे ही सैंपल पे ऑडिट करते हो, और तुम्हारे सैंपल में जो नहीं आया वो तो ऑडिट ही नहीं हुआ अभी तक। ऐसे ही है, तुमने अगर
मटीरियलिटी कम रखी हुई है, सही है, तो तुमने तुम्हारे सैंपल में जो गलतियां आ गई तुम उसको बोलोगे सही करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मटीरियल है। वो नहीं करेगा तो तुम अपना सैंपल साइज एक्सटेंड कर दोगे, ऐसा है, और गलतियां आएंगी। ये तुम्हें ये सोचने पे मजबूर करेंगी कि जो तुम्हारे छोटे लेवल ऑफ मटीरियलिटी है ना, वो तुम्हें फोकस ज़्यादा करने पे मजबूर कर रही हैं। तुम और काम करते रहोगे और काम करते रहोगे, चीज़ें जमा होती रहेंगी, ताकि तुम्हारी जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है ना, उसका रिस्क क्या हो जाए। बात समझ आ रही है? जो तुम्हारी अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है उसका रिस्क क्या हो जाएगा, क्योंकि तुम बोलोगे भाई ये सही कर। अब तुम्हें अच्छा पता लग गया कि हर छोटी से छोटी चीज़ सामने वाले के लिए क्या है, मटीरियल है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये पता लगा, हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ पे एरर ज़्यादा होते रहते हैं। तो आप बोलोगे सही है भाई, जो मेरे सैंपल में आ गया उसको तो सही कराना है, क्योंकि बाकी भी तो गलतियाँ होंगी जो मेरे सैंपल में नहीं आई हैं। पहले बताओ बात समझ आती है? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ बात समझ आती है? अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मैं एक एक हेड पे कैसे काम करता हूँ, सही है, फिर इसको वापस से रिपोर्ट पे कनेक्ट करेंगे। बेंचमार्क डोंट चेंज द मटीरियलिटी परसेंटेज। देखो अब एक बात ये है कि अगर आप वैसे कहा जाता है कि आपने पहले बेंचमार्क किसको देख के सेलेक्ट करना है, यूजर के फोकस को देख के, और फिर परसेंटेज किसको देख के सेलेक्ट करनी है, रिस्क को। अच्छा वैसे ही एक इंसानी दिमाग की बात करते हैं, रिस्क बढ़ेगा तो परसेंटेज, ताकि आप छोटी से छोटी गलती भी टॉलरेट नहीं करो। एग्रीड? पक्की बात है। इसको कल जब मैं कनेक्ट करूंगा ना, ये चार चांद लग जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पे। अभी सिर्फ इतना मुझे मेरे लिए श्योरिटी दे दो, यहां तक बात 100% क्लियर है। इसमें देयर इज मच मोर टू कम, मच मोर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक और चीज आखिरी, अगर तुम्हारे बेंचमार्क का साइज बड़ा है तो तुम्हारी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, लॉजिकल बात है। देखो अगर तुम्हारे बेंचमार्क का साइज ज्यादा है, रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट फर्क होता है ना, तो रेवेन्यू का भी 5% लेंगे, नहीं भाई वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में ना रेंजेस बना दी गई हैं, रेंजेस। अगर रेवेन्यू होता है तो 0.5% से 1%। हाँ मतलब ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स हैं, सही है ना। आयता सिर्फ गाइडेंस देता है, ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। तो अगर मैं कहूँ तुमसे, मैं पूछता हूँ, अगर रेवेन्यू है तो बेंचमार्क तो बहुत बड़ा है ना, कट पिटा के प्रॉफिट तो इतना सा बचता है ना। तो मुझे बताओ अगर पीडीसीएल का तुम रेवेन्यू देखो तो वो 220 बिलियन का रेवेन्यू है, उस पर 5% लगाऊंगा तो कुछ भी मटेरियल नहीं है, पूरे एफएससी बाहर हो जाएंगे, पूरा पीपी भी गलत हो जाए तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा है। तो ये तो मसला हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है, प्लीज सुनना, कहने का मतलब ये है कि अगर तुम लोग बेंचमार्क ज्यादा रखोगे, बड़ा रखोगे, बिग रखोगे, तो उसकी परसेंटेज रेंज कम होगी। चलो अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने बता दिया तो मजा आ जाएगा। तुमने रेवेन्यू को बेंचमार्क रखा, रेवेन्यू को बेंचमार्क रखा, प्लीज सुनना, अगर तुम लोगों ने मेरे बच्चों रेवेन्यू को बेंचमार्क रखा तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी रेंज है 0.5 से लेके 1%, और रिस्क अगर ज्यादा है तो 1% रखूं, 0.5 या 0.75 इस बीच में रखूंगा, हायर पे नहीं जाऊंगा। चलो मजे, अब देखो तुम्हें सारी मटेरियलिटी की ऐसी बातें सिखाता हूँ, सुनो तुम लोग बताओगे मुझे। तुम्हारा पहला साल है ऑडिट का, तुम्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम्हारा पहला साल है ऑडिट का, और तुम्हें कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि तुम तो पहली बार आए हो ना। अगली बार जाओगे तो कितनी ज्यादा नॉलेज होगी। तुम्हें मटेरियलिटी ज्यादा रखनी चाहिए कम, क्यों? क्योंकि हर चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ऐसा है। देखो ये फैक्टर्स होते हैं परसेंटेज डिटरमाइन करने के लिए, रिस्क ज्यादा है परसेंटेज कम, पहली बार ऑडिट कर रहे हो परसेंटेज कम। क्लियर है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ बात समझ आती है? जल्दी से, बेहतरीन हो गया। तो कल इसकी कॉन्सेप्ट की एक्सटेंशन होगी, वो भी बड़े खतरनाक तरीके से, फिर उसको मैं रिपोर्ट से कनेक्ट कर दूंगा वापस। क्लियर है? ओके चलो, अल्लाह हाफिज। चलें, शुक्रिया जी यानी, अल्लाह हाफिज। यस मलाइका, बिल्कुल ऐसा ही है।